अब जो हम स्टार्ट करने वाले हैं, आज हम मॉडर्न का पहला लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं। यहां पे हम ये देखेंगे कि जो यूरोपियंस हैं उनकी नजरें भारत की तरफ क्यों पड़ी, क्यों वो उन्होंने भारत में आने की कोशिश की, और उनके आने से भारत के लोगों पे क्या प्रभाव पड़ता है, और साथ में वो किस पर्पज से वो लोग यहां भारत के अंदर आए थे और अंत में उनका पर्पज क्या निकला, और किस वजह से भारत जो है कई सौ साल तक फिर से गुलामी की जंजीरों में जकड़ा गया है ना। तो ये सारी की सारी कहानी हम यहां पे देखने वाले हैं। बहुत काम का सेशन है, तो आइए शुरू करते हैं। आप देखिए कि जब हम बात करते हैं तो आप मेरे को बताओ कि अभी तक जितना भी हमने पढ़ा उसमें हमने यही पाया कि पहले भारत को जो है दिल्ली सल्तनत वालों ने जो है कब्जे में रखा है ना, यानी कि मोटा मोटा हम देखें तो टर्क्स ने जो है भारत को पूरा का पूरा सता के रखा। और अगर मैं भारत की यहाँ पे ज्यादा बात कर रहा हूँ तो मैं नॉर्थ इंडिया की ज्यादा बात कर रहा हूँ, क्योंकि आप देखो कि साउथ का इंडिया तो फिर बचा हुआ था, लेकिन आप देखो कि दक्कन और उससे नीचे का एरिया कहीं ज्यादा बचा हुआ था, लेकिन उससे ऊपर के एरिया में तो भैया बहुत घमासान चल रहा था। और मैंने आपको पहले भी बताया था कि जितने भी लोग थे आ रहे यहाँ पे, वो मैक्सिमम यही कोशिश करते थे कि किसी भी तरीके से जो आपके राजपूत हैं उनको अपने साथ मिला लिया, फिर जो है बाकी जगह पे कब्जा करना शुरू कर दिया। इस तरीके से सिस्टम यहाँ पे चल रहा था। अब आप देखो टर्क्स जो है वो दिल्ली सल्तनत के थे, उसके बाद मुगल्स आए, तो मुगल्स भी एक तरह से वही हैं, टर्क्स ही हैं। वो तो जो बाबर है वो तो खुद को मंगोलिया बता रहा है ना, मंगोल्स का वो वंशज बता रहा है, चंगेज और तैमूर का। तो कुल मिला के बात ये है कि ये जितने भी लोग आप देख रहे हो ना, ये सारे बाहरी लोग हैं जो भारत के अंदर आए, और इन्होंने जो है भारत के अंदर बहुत ज्यादा अपना विशाल का साम्राज्य स्थापित कर लिया। और जितने भी भारत के छोटे छोटे राज्य थे है ना, उनकी यूनिटी नहीं थी, और उनको ब्रेक करके जो है एक नया एम्पायर खड़ा किया। और मुगल सल्तनत जो है मेन रही यहाँ पे है ना, कई सौ साल तक ये राज कर गई, और उसमें जो है लोगों ने बहुत उतार चढ़ाव देखा, और ये पाया कि भैया कहाँ पे किसी को तो अपना रिलीजन चेंज करना पड़ रहा है, चाहे वो इकोनॉमिकल कंडीशंस की वजह से करना पड़ रहा हो कि बहुत ज्यादा टैक्सेशन लगा दिया जाता था हिंदूज के ऊपर, तो उनको अपना धर्म चेंज करना पड़ रहा है, या फिर फोर्सफुल कन्वर्शन देखने को मिला है ना। तो बहुत सारा कल्चरल चेंज देखने को मिला, लैंग्वेज में चेंज देखने को मिला है ना। पर्शियन जो है ये पूरा का पूरा इंट्रोड्यूस करके बैठे थे, जबकि हमारी लैंग्वेज पर्शियन नहीं थी। तो इस तरीके की चीजें हमने यहाँ पे देखी। अब जो काम मुगल्स ने किया था ना, सेम हम देखेंगे कि यूरोप के लोग यहाँ पे आएंगे, वो मुगल से भी एडवांस है ना। ये मुगल्स जो थे ये थोड़े से भारतीय सेना, भारतीय लोगों से ज्यादा एडवांस रहे लड़ाई झगड़े के मामले में है ना। इनके पास वेपन्स कहीं ज्यादा एडवांस्ड थे हमारे यहाँ के राजा महाराजाओं के कंपैरिजन में, तो इसलिए इन्होंने आके भारत पे आक्रमण किया। हमने यही तो बात की थी कि बाबर जो है गन पाउडर का उसने कल्चर बहुत वाइड स्प्रेड स्केल पे चला दिया, इतना गन पाउडर उठा के ले आया कि यहाँ पे भैया टिक ही नहीं पा रहा उसके सामने। तो सेम चीजें हम देखेंगे कि अब अंग्रेज जब आएंगे भारत में, तो अंग्रेज पहली बार आकर ना भारत के अंदर ये जरूर दिखा देंगे भारतीयों को कि भैया तुम्हारी इतनी बड़ी सेना को जो है ना हमारे चंद मुट्ठी भर सिपाही हरा सकते हैं। उसका कारण सबसे बड़ा रहा कि एक डिसिप्लिन्ड आर्मी जो होती है ना, डिसिप्लिन्ड आर्मी जो होती है वो छोटी ही सही हो, लेकिन वो इतनी ज्यादा कारगर होती है कि अगर वो एक साथ मतलब चलेंगे ना डिसिप्लिन मुट्ठी बंद करके है ना, तो वो बड़ी से बड़ी सेना को हरा देंगे। यहां पे आप देखो कि सिर्फ 500-600 ब्रिटिशर भी होंगे ना, तो वो 10-10 हजार सैनिकों को हरा रहे हैं है ना। एक तो ये फैक्टर, और दूसरा टेक्नोलॉजी का फैक्टर। आप देखो कि यहाँ पे तो ये औरंगजेब वगैरह घाघरा चोली पहन के ही घूम रहा था है ना, वही सलवार कमीज पहन के घूम रहा था, जबकि वहां पे देखो ब्रिटिशर्स जो हैं या फिर फ्रेंच लोगों की मैं बात करता हूँ, यूरोप में बात करता हूँ, तो वो लोग कितना एडवांस हो चुके हैं, वो कितना ज्यादा इनोवेशन कर रहे हैं, पुर्तगाली कितनी इनोवेशंस करने में लगे हुए हैं। लेकिन यहां पे लोग जो है अलग ही लेवल पे चल रहे हैं, अभी वो मौज मस्ती में ही से ही बाहर नहीं निकल पा रहे। तो आप ये मत समझिए कि मुगल्स भारत में रहे तो उन्होंने कोई भारत को बहुत ज्यादा एडवांस बना दिया। आर्ट एंड आर्किटेक्चर अच्छा था, लेकिन उसके अलावा कोई खास इनोवेशन हमें मुगल काल में देखने को नहीं मिलती है, ना ही कोई साइंस एंड टेक की कोई खास इनोवेशन देखने को मिलती है। यूजुअली हमें तख्ता पलटी ज्यादा देखने को मिलती है, या फिर कहें कि जो कन्वर्शंस है वो ज्यादा देखने को मिलती है। और जितने भी ब्रिटिशर भारत के अंदर आए थे, ब्रिटिशर्स का एक ही मानना था कि आप अरब देशों की लाइब्रेरी उठा लीजिए पूरी की पूरी। वो ये मजाक बनाते थे वो इस तरीके से इडियम्स मार के कि आप जो है, ब्रिटिशर बोलते थे कि पूरे अरब देश की जो जितने भी लाइब्रेरियां हैं ना, आप पूरी लाइब्रेरी उठाओगे, उसमें जितनी किताबें हैं ना उतनी तो हमारी एक किताब सफिशिएंट है। आप देखो कि इस तरीके से मजाक उड़ाया जाता था। अब देखो अरब कंट्रीज में जो नॉलेज थी ना उन लोगों के पास, एक होता है नो करना है ना, नो से कुछ नहीं होता, सिर्फ नो कर लोगे तो कुछ नहीं होगा, अप्लाई कर लोगे तो सब कुछ हो जाएगा, ठीक है। तो अंग्रेजों ने या फिर फ्रेंच लोगों ने या पुर्तगालियों ने क्या किया, उन्होंने नो भी किया, और नो के बाद जानने के बाद जो उसको एप्लीकेशन में डाल दिया, जिसकी वजह से वो ज्यादा सक्सेसफुल हुए। लेकिन वहीं पे अगर अरबी देशों की मैं बात करता हूं, और भारत पे भी अरबी कल्चर ही हमें देखने को मिल रहा है मैक्सिमम, तो उन्होंने क्या किया, उनको पता है
है, नो तो है लेकिन अप्लाई कहीं पे भी नहीं है, एप्लीकेशन पार्ट जीरो है ना। वही मैं बोल रहा हूं कि आर्ट एंड आर्किटेक्चर में केवल लगे हुए हैं, बाकी की इनोवेशंस कोई खास दिख नहीं रही हैं। आप मेरे को बता दीजिए पिछले 200-300 साल में अगर मुगल काल के उठा के मैं देखूं, कौन सी ऐसी साइंस एंड टेक की, कौन से ऐसे हवाई जहाज बना दिए इन्होंने कि हम बोल दें कि बहुत तगड़ी इनोवेशन भारत को कहीं ऊपर पहुंचा दिया? ऐसा तो नहीं किया। जबकि इससे कहीं पीछे अगर जाकर हम देखते हैं एंशिएंट कल्चर में, तो वहां पे जो है हिंदू साम्राज्य में कहीं ज्यादा इनोवेशन हमें देखने को मिलती है। तो वही मैंने बोला कि लड़ाई झगड़े में ज्यादा ध्यान है और काम की चीजों में कम इनका ध्यान था। अब आप देखिए कि यहां पे अगर अल्टीमेटली मैं देखता हूं तो कौन कौन लोग हैं जिनका आगमन भारत में हुआ है। आप देखिए कि सबसे पहले तो 1498 में अगर मैं देखता हूं तो पुर्तगाली लोग जो है भारत के अंदर आते हैं। पुर्तगाली जब आ जाते हैं तो उसके बाद अगर मैं थोड़ा सा आगे चलता हूं 1600 में, तब जो है सेटलमेंट अंग्रेजों की यहां पे देखने को हमें मिलती है। ठीक है, जहांगीर के कोर्ट में आ रहे हैं। मैंने हॉकिंस के बारे में भी आप लोग को बताया था, है ना, थॉमस रो के बारे में भी बताया था। ये वही काल है सारे का सारा। और अगर और आगे चलेंगे तो 1602 के आसपास में डच लोग भी यहाँ भारत के अंदर आ रहे हैं। फिर उसके आगे चलते हैं थोड़ा सा 1616 में, तो डेनिश लोग जो है वो भारत में आ रहे हैं। फिर आखिर में अगर कोई देखा जाएगा तो 1664 वाले में जो है फ्रेंच लोग भारत के अंदर आ रहे हैं। और ज्यादा झगड़ा जो चलने वाला है मैं आपको बता दूं, ब्रिटिशर्स और फ्रेंच के बीच में चलने वाला है। ये सभी यूरोप से ही आए हैं। ठीक है, जहां इंग्लैंड है वहीं पे फ्रांस है, सारे के सारे वहीं से उठ के आ रहे हैं। और मैं आपको बताऊं कि मैक्सिमम जो प्रभाव भारत के अंदर पड़ रहा है युद्धों का, वो इस बात पे डिपेंड कर रहा है कि वहां यूरोप में क्या हो रहा है। यूरोप में आप देखो कि वहां के राजा महाराजा भी आपस में लड़ रहे हैं ना, फ्रांस वाले ब्रिटिशर से लड़ रहे हैं। अब सब हर कोई जो है कॉलोनियल रूल बनाना चाह रहा है पूरे के पूरे विश्व में। तो वहां पे जो लड़ाई झगड़ा हो रहा है ना, उसी का एक रूप जो है हमें भारत के अंदर उसका एक इंपैक्ट देखने को मिल रहा है। ऐसे डील्स नहीं होती जैसे, है ना, तो हम देखेंगे यहाँ पे कि भारत में फिर इस तरीके की डील होंगी। अच्छा ऐसा करो, तुम भारत का ये वाला एरिया रख लो, हमें वहां पे दे दो कुछ। तो इस तरीके से बातचीत चलती रहेगी, है ना। तो ऐसा लग रहा है जैसे दहेज में मिला हो भारत इनको, है ना। तो व्यापार के मामले में आएंगे, लेकिन धीरे धीरे जो है अपना वर्चस्व फैलाने की कोशिश करेंगे और कहीं ना कहीं रूल करने की कोशिश भारत में इनकी बन जाएगी। तो आइए इसी के बारे में हम बात करें, एडवेंट ऑफ यूरोपियन कंपनीज इन इंडिया। अब देखो कि दो रूट बनते हैं भारत में अगर आना है आप लोगों को। एक तो अरबी देशों का जो रूट है ना, अरब से रूट बनता है। आप देखो अगर मैप देखोगे तो एक तो रूट यहां से बन रहा है, वो सिल्क रूट वगैरह वाली बात मैं बता रहा हूं आपको, है ना। वो तो बाय रोड हो गया, है ना, अरब देशों से कनेक्ट करके आगे आप यूरोप से कनेक्ट हो जाओगे। दूसरा एक रूट बनता है पानी का। ठीक है, तो ये दो रूट मेजर हैं जहां से जो है भारत में आया जा सकता था व्यापार करने के लिए। तो हमने ये दोनों ही रूट देखे, है ना। तो जो यूरोपियंस है ना, इन्होंने जो मेजर रूट अपनाने की कोशिश की है ना, क्योंकि उस वाले रूट पे एक्चुअली में क्या हो रहा था, सिल्क रूट वाले एरिया में बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़े अरबी देशों के आपस में भी चल रहे हैं ना। तो कहीं ना कहीं कभी कोई कब्जा कर लेता, कभी कोई कर लेता, और वहां पे इतने ज्यादा वो टैरिफ्स लगा के बैठे हुए हैं कि जो भी जाएगा या तो उसका माल लूट लिया जाएगा उस एरिया में, या फिर उसके ऊपर हैवी हैवी टैरिफ्स इंपोज कर दिए जाएंगे, जिसकी वजह से जो बड़ी बड़ी कंपनीज थी उनको मुनाफा नहीं हो रहा था कि वो उस तरफ से चली जाए। तो सीधी बात यह है कि उन्होंने फिर अपना नया रास्ता ढूंढा, पानी का रूट वाला, है ना। और इस पे भी अगर हम देखेंगे तो पोर्टुगीज ने इस पानी के रूट पे ज्यादा कब्जा करके रखा। ये किसी और को घुसने ही नहीं देते थे इस रूट में भैया, इतना ज्यादा, क्योंकि इन्होंने खूब इन्वेस्टमेंट की थी इसको ढूंढने में कि हाँ हम खोजते हैं। तो भारत को खोज रहे थे, ये इस तरीके से बोला जाता है। ठीक है, तो ये दो रूट हो गए, अगर कोई पूछ ले तो आप बता सकते हैं। उसके बाद आप देखिए कि जैसे मैंने अभी बताया, रीजंस फॉर द अराइवल ऑफ यूरोपियन कंपनीज इन इंडिया क्या है। एक तो फॉल ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल बाय द टर्क्स इन 1453। मैंने अभी आपको बताया कि उस तरफ जो लड़ाई झगड़ा चल रहा था पूरा सिल्क रूट के ऊपर, तो उस वजह से उनको एक नया रूट जो है बाहर के लोगों को ढूंढना ही था, नहीं तो फिर सिल्क रूट पर तो काम नहीं चल पा रहा था। यानी कि सीधी बात है कि वो सेफ नहीं था, सेफ एंड सिक्योर्ड ऑप्शन नहीं था। ठीक है, और व्यापारी कभी भी नहीं चाहेगा कि उसका जो धंधा है वो चौपट हो या उसका माल खराब हो, सीधी सी बात है। उसके बाद डिमांड फॉर इंडियन गुड्स इन यूरोप। आप देखो कि जो भारत के अंदर चीजें बनती थी ना, सिल्क की बात कर लूं मैं, कॉटन की बात कर लूं, ऐसे हाई प्रीमियम क्वालिटी का बनता था। और आप देखो कि इवन अरब के देशों में जाके देखोगे तो उनके पास तेल तो है, एनर्जी तो है, लेकिन खेती कहां है, एग्रीकल्चर तो कहीं नहीं दिखाई देता है। जबकि भारत की भूमि इतनी ज्यादा उपजाऊ है, जहां पे रॉ मटेरियल भर भर के, है ना, अनाज भर भर के पैदा हो सकता है, कॉटन भर भर के पैदा हो सकती है, सिल्क भर भर के, है ना। तो आप देखो कि यहाँ पे इतना बढ़िया, और ऊपर से आप देखो कि लेबोरियस है यहाँ के लोग, है ना। उनको ये नहीं है कि लेबर वर्क वो इजीली कर लेते हैं, यानी कि हट्टे कट्टे इस चीज में, उनका शरीर वैसा ही है। तो एक चीप लेबर की जो हम देखें बात, तो वो कहीं ना कहीं हमें भारत में देखने को मिल रही है। खेती अच्छी देखने को मिल रही है, उपजाऊ भूमि है। तो भारत एक तरह से गोल्ड माइन हो जाएगा यूरोपियंस के लिए, हम ये बोल सकते हैं। तो जब वहां पे डिमांड इतनी ज्यादा यहाँ के कपड़ों की बढ़ रही है ना, यहाँ की चीजों की बढ़ रही है, तो ऑब्वियस सी बात है कि फिर हर किसी की नजर जो है भारत की तरफ रहेगी। यही एक कारण है। और ये जो है ना, आगे चल के ब्रिटिशर्स को देखो, कभी भी ब्रिटिशर्स को पैसे की जरूरत पड़ी है ना, तो उन्होंने हमेशा मुड़ के भारत की तरफ देखा है। इतने इतने वर्ल्ड वॉर वो लड़ रहे हैं और कहां से पैसा उठा रहे हैं, सारा का
सारा भारत का ही मनी ड्रेन हो रहा है उस तरफ जाके, ठीक है। तो ये जो है एक कारण बनता है। फिर उसके अलावा आप देखिए डिस्कवरी ऑफ न्यू एरियाज इन यूरोप, ये 3 कारण जो मेजर हैं कि यूरोपियंस को जो है भारत की तरफ रुख अपना करना पड़ा। इसके अलावा अगर मैं पुर्तगालियों की हिस्ट्री को उठा के देखता हूं तो देखो कि रूलर ऑफ पुर्तगाल डॉन हेनरिक जो है ना, इनको हेनरी द नेविगेटर भी बोला जाता है, क्योंकि ये जो है ना बहुत ज्यादा एक्सप्लोरेशन में ध्यान दे रहे थे। मैंने वही बोला कि जहां पे ये लोग इतने बढ़िया बढ़िया चीज कर रहे थे, यहाँ पे मुगलों को अकल नहीं थी कि कोई ढंग की चीज भी कर ले, है ना। वो बिल्कुल कुछ ऐसा इनोवेशन नहीं करने में लगे, वो आपस अपनी ताकत से यहाँ से बचाने में लगे पड़े हैं। आप देखो कि उस औरंगजेब को है ना, भड़वे को आखिरी के कुछ साल बचे हुए, उसने अपना आधा साम्राज्य, आधी जो पूरे का पूरा धन है ना, केवल और केवल मराठास को ही रोकने में लगा दिया। उसके इतने ज्यादा रिसोर्सेज तो वहीं खराब हो गए, जबकि वो चाहता तो कोई बहुत बढ़िया बढ़िया इनोवेशंस भी कर सकता था, पर कोई नजर नहीं आई उसके टाइम में भी, है ना। इसके अलावा देखो कि इन्होंने क्या ढूंढा, केप ऑफ गुड होप ढूंढी है। अब मैं इसके बारे में भी अभी आपको बताता हूं। ये केप ऑफ गुड होप अगर आप देखेंगे तो ये अफ्रीका है, ये पूरे का पूरा देश है ना, और अफ्रीका जो है बिल्कुल भारत जैसा ही देखने में लगता है। ऐसा नक्शा जो है देखने में वैसा सा लगता है। ये देखो इंडिया का नक्शा जैसे यूं है ना, ऐसे यहां भी ऐसे ही है। अब इसकी ही बिल्कुल जैसे अपने यहाँ पे कन्याकुमारी हो गया ना नीचे, बिल्कुल वैसे ही आप समझ लो यहाँ का कन्याकुमारी टाइप समझ लो। एक कोरिलेशन कर रहा हूं ताकि आपको याद रहे। बिल्कुल नीचे वाला जो पॉइंट है ना, उसको बोलते हैं केप ऑफ गुड होप, ठीक है। ये जगह जो है ना इन्होंने ढूंढ ली पुर्तगालियों ने। ये एक्चुअली चलते आ रहे हैं चलते आ रहे हैं। आप देखो यहीं ये यूरोप है, यूरोप के ही इस तरफ में इस वाले पोर्शन को देखा जाएगा तो ये पुर्तगाल है। यहां से ये पूरे के पूरे चलते आ रहे हैं और रूट्स को ढूंढते आ रहे हैं, और यहां पे आएंगे और केप ऑफ गुड होप जो है इनको मिल जाएगा। फिर यहीं से जो है आगे की तरफ ढूंढेंगे तो इनको यहां से चलते चलते जो है इंडिया भी मिल जाएगा, ठीक है। तो अल्टीमेटली आप देखो कि जो केप ऑफ गुड होप ढूंढा है, ये किसने ढूंढा है, बार्थोलोम्यू डायज ने ढूंढा है। अगर कोई पूछ ले तो ये ध्यान रखिएगा, इनके बारे में एक्चुअली बहुत बड़ी बड़ी स्टोरीज हैं कि एडवेंट ऑफ यूरोपियन क्या हुआ, कैसे आए, वो मैंने पेड कोर्स में सारा समझा रखा है। यहां पे अब उतना ज्यादा डिटेल में नहीं घुसेंगे, क्योंकि फिर ये जो है केवल 2 घंटा मेरे को यही समझाने में लगेगा कि पुर्तगालियों का पूरा सिस्टम क्या था, है ना, और क्यों आ रहे थे। वो सारे का सारा कारण जो है मैंने पेड कोर्स में समझा रखा है, वहां समझ लेना। लेकिन यहां पे मैं टू द पॉइंट रहूंगा, जो एग्जाम में आता सीधा सीधा वो चीजें मैं आपको समझा दूंगा, ठीक है। तो पेड कोर्स में सारी डिटेल में है, तो वहां जाके उसको 2-2.5 घंटे का सेशन है, उसको समझना। तो ये मैंने आपको बताया। अब देखो केप ऑफ गुड होप तो ढूंढ ली, लेकिन अब उससे आगे भारत की खोज कौन कर रहा है एक तरह से आगे चल के, है ना। तो केप ऑफ गुड होप का रास्ता जो है बार्थोलोम्यू ने से किसने सीख लिया, वास्को दी गामा ने। और वास्को दी गामा ने सिर्फ यहीं पे नहीं रुका, उसने आगे चल के जो है भारत को भी ढूंढ लिया, है ना। तो इस तरीके से जो है वो भारत के यहाँ पे तटों के पास, साउथ के अंदर तट के पास पहुंचा, और वहां पे जो है उसने अपना डेरा डाल लिया। कहां पहुंचा था वो, कैलीकट में पहुंचा था, केरला के अंदर। कब पहुंचा, 1498 के अंदर पहुंचा है, ठीक है। 1498 97 ऐसे आप मान लीजिए। एग्जैक्ट अगर मैं बोलूं ये तो चला था, ठीक है, सर्च में चला था 1497 में। पहुंचा जो है वो 1498 में पहुंचा है। तो 20 मई 1498 को जो है वो कैलीकट में यानी कि केरला में पहुंचता है, जहां पे जमोरिन का रूल होता है। तो वहां पे बेसिकली वो आकर जो है कोशिश करता है कि यहां पे कुछ ना कुछ ट्रेड सेटअप हो जाए। तो वहां एक डील्स करने की कोशिश करता है, और ऐसा बोला जाता है कि बहुत बहुत ज्यादा मुनाफा उसको हुआ था। मतलब पता नहीं कितने ही गुना, आप इमेजिन भी नहीं कर सकते, इतने ज्यादा गुना उसको मुनाफा हुआ भारत के साथ ट्रेड करके। तो उसने कोशिश की कि आगे चल के यहाँ पे जो है पुर्तगालियों ने ट्रेड फैक्ट्रीज भी खोलने की कोशिश की। और हम देखेंगे कि भारत के अंदर जो है ना मेजरली पोर्ट्स वाला एरिया सारा जो है पोर्टुगीज ही संभालेंगे। अभी मैं आपको वो भी एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। तो ये हो गया। अच्छा, कई बार पूछ लेते हैं कि वास्को दी गामा के साथ जो एक मर्चेंट था, गुजराती मर्चेंट, वो कौन था। तो आप अब्दुल मजीद का नाम याद रखेंगे। ये एक जो है गुजराती मर्चेंट है जो वास्को दी गामा के साथ आया था, ठीक है। ये मैंने हिंदी में लिख दिया हिंदी वाले बालकों के लिए। अब हम देख लेते हैं यहाँ पे ये पूरा का पूरा पोर्ट्स है जितने भी हैं। कौन है भाई ये, क्या चूना लगा दिया भाई तेरे को, ये बता। है रेगुलरली वहां पे बढ़िया से बढ़िया कंटेंट डल रहा है। अभी मैं बहुत सारी चीजें अपडेट कर रहा हूं, एडिशंस कर रहा हूं बहुत सारी चीजों में। फिर अगर आधा अधूरा दे दूंगा तो फिर ये रो पड़ेगा कि नहीं नहीं आपने तो ये चीज नहीं पढ़ाई, वो नहीं पढ़ाई। अभी बहुत सारी चीजें मैं ऐड ऑन कर रहा हूं वहां पे, ठीक है। तो तुम्हें आधी अधूरी चीज नहीं देने वाला हूं, पूरी देने वाला हूं। पहले हमारा कंटेंट का ड्यूरेशन देखो और दूसरे किसी के कंटेंट का ड्यूरेशन देख लो। एक बारी मैच कर लोगे ना, पता लग जाएगा कि किसका ज्यादा है और किसका कम है, ठीक है। घास काटने वाली बात है, तुम्हें चू बनाने वाली बात है, तो अभी पढ़ा देता हूं। 20 दिन में सारा करवा दूंगा, ठीक है। कोई बड़ी चीज नहीं है, लेकिन कंप्लीट करवा रहा हूं कि कुछ भी छूटे ना तुम्हारा, ठीक है। तो इतनी सब्र रखा करो हर चीज के लिए। बहुत सारा काम बैकएंड पे चल रहा है, वो मैंने पहले भी बता दिया। अननेसेसरी की चीजें करेंगे तो तुरंत यहां से बाहर जाएंगे, कुछ नहीं होगा उससे। चलो वो तो पेपर के टाइम पे पता लगेगा कि चूना लगा है या फिर सच में सिलेक्शन हुआ है, तब पता लग जाएगा, ठीक है। चलो इधर ध्यान दो। अब
आप देखिए कि ये सारे का सारा जो भारत के अंदर आप देख रहे हैं ये पोर्ट्स का एरिया है सारे का सारा, ठीक है। तो अगर मैं देखता हूं तो ये देखो जो स्टार से रिप्रेजेंट किया गया वो पोर्टुगीज का एरिया है, और डच का ट्रायंगल से है, ब्रिटिशर्स का रेड वाले डॉट से है, और ये फ्रेंच का हो गया स्क्वायर से। अब देखो अगर ध्यान देंगे ना आप तो ये पूरा का पूरा जो एरिया आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना, इस तरफ का एरिया, यहाँ पूरा का पूरा आप देखिए मैक्सिमम जगह पे आपको स्टार दिखाई देगा। ये पुर्तगालियों ने सारे का सारे जितने भी एरिया था ना उसको घेर के रखा हुआ है। हम बोलते हैं ना गोवा की बात करते हैं जैसे, तो ये रहा गोवा है ना, गोवा में पुर्तगाली है, दीव में पुर्तगाली, यानी सारे का सारा कोंकण के एरिया में पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक ये जो इस तरफ के घाट है हमारा है ना, जो वेस्टर्न घाट है सारे का सारा पुर्तगालियों ने अपने कब्जे में ले रखा है। शुरू में तो आए थे कि भैया ट्रेड फैक्ट्रीज लगाएंगे, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने क्या किया, यहाँ पे अपना डेरा ही जमाना शुरू कर दिया, और फिर यहाँ पे भी बहुत सारा धर्मांतरण किया है इन्होंने, बहुत बहुत दिक्कतें की है ना। ऐसा नहीं है कि वो बहुत अच्छे थे, ब्रिटिशर्स के इक्विवेलेंट ही ये लोग थे। आप ये मत समझना कि पुर्तगाली अगर भारत में अपना वर्चस्व बढ़ा लेते या फ्रेंच बढ़ा लेते तो भारत को शायद अच्छा चीज मिलती, कुछ अच्छा नहीं मिलने वाला था। सब ऐसे ही थे है ना, सब एक ही थैली के चट्टे बट्टे थे, उन्होंने वही काम करना था जो ब्रिटिशर्स ने किया है, सब पैसा कमाने आ रखे थे यहाँ पे। तो कुल मिला के ये सारा का सारा एरिया क्यों उन्होंने कैप्चर कर रखा है, क्योंकि यहाँ पे हैं बहुत सारे तट। और मैंने पहले भी बताया था इस तरफ विजयनगर एम्पायर में कृष्णदेव राय के टाइम में आप देखो कि वो 1521 के आसपास के टाइम पे भी हैं, लेकिन फिर भी वो पोर्टुगीज के यहाँ बढ़ते वर्चस्व को रोक नहीं रहे थे। कहीं ना कहीं ये भी एक कारण बोला जाता है कि नेवी पोर्टुगीज की बहुत ज्यादा स्ट्रांग थी, और वो इस लफड़े में फंसना नहीं चाह रहे थे कि अननेसेसरी के चक्कर में हम फंस जाए, है ना। तो आप देखिए कि पोर्टुगीज का कल्चर तो बहुत पुराना है, और बहुत पौराणिक समय से यहाँ पे अपना डेरा जमा लिया ताकि यहाँ से व्यापार हो पाए, क्योंकि मैक्सिमम पोर्ट्स हमें यहीं पे देखने को मिल रहे हैं। और वो सारा का सारा उनका नेवल एक्सपीडिशन होती थी, आपको पता है ना। तो जब नेवी से ही सब कुछ करना है या पानी के समुद्री जहाजों से ही करना है तो तट ही तो चाहिए, पोर्ट्स तो तट पे ही हैं, सीधी सी बात है। तो वो उन्होंने कब्जा करने की कोशिश की। वहीं पे अगर मैं फ्रेंच लोगों की बात करता हूं तो हालांकि आखिर में आए हैं चल के, लेकिन आप देखिए कि इस वाले एरिया में मैक्सिमम जो राज चल रहा है ना, यहाँ पे जो है फ्रेंच लोग का चल रहा है। आप देखो मैक्सिमम स्क्वायर वाले जो है आपको यहीं पे दिखाई देंगे, ये देखो लाइन से स्क्वायर वाले, यहाँ पे जो है फ्रेंच लोगों ने अपना वर्चस्व फैलाने की कोशिश की। अब देखो कि ब्रिटिशर्स को दिख रहा है सब कुछ, ब्रिटिशर्स भी चाह रहे हैं कि भारत में किसी तरीके से जो है अपना वर्चस्व फैलाया जाए, लेकिन अब वो आए तो देखो इस तरफ है, सूरत वाली साइड में आ रखे हैं, है ना, यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे कितना चलेंगे, क्योंकि दिक्कत क्या है कि आप देखो कि जो यहाँ पे बैठे बादशाह हैं क्यों ब्रिटिशर्स को जो है अलाउ नहीं कर रहे थे। इसका भी एक कारण बनता है कि पोर्टुगीज यहाँ पे कई सौ सालों से यहाँ पे पूरा का पूरा कब्जा किए हुए हैं, और वो अच्छा खासा रेवेन्यू दे रहे हैं मुगल्स को भी। तो मुगल्स जैसे जहांगीर की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो जहांगीर ने देना चाहता तो हॉकिंस को ही दे देता, अलाउ कर देता कि भैया तुम अपनी फैक्ट्री यहाँ बना लो, लेकिन नहीं कर पाया क्योंकि पोर्टुगीज ने बहुत ज्यादा दबाव बना रखा था, और उतने भी स्ट्रांग नहीं थे ये मुगल्स उस टाइम पे, ये भी मैं बता दूं आपको, है ना। तो इस वजह से जो है इन्होंने शुरू में तो ब्रिटिशर्स को अलाउ नहीं किया, पर आगे चल के एक पॉइंट पे जाके इन्होंने अलाउ कर दिया था। तो ये हम समझेंगे, है ना। किसको किया था? थॉमस रो को किया था। तो वो बनाया तो सही उन्होंने शुरू में, लेकिन अंग्रेजों को इतना पता था जब धीरे धीरे आगे बढ़े वो, है ना, कि यहाँ पे बहुत सारे लोग जो हैं अपना डेरा जमाए हुए हैं, और इनको लग रहा था इनका प्रॉफिट कम हो जाएगा, क्योंकि जगह वही है और प्रॉफिट कम हो जाएगा, है ना। अगर 4 लोग आके खड़े हो जाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि इनका प्रॉफिट कम होगा। तो अब चाह रहे हैं कि किसी भी तरीके से ना वो सारे का सारा पैसा सिर्फ एक जगह कंसंट्रेट हो जाए। तो अंग्रेज जो चाल चलेंगे वो क्या चलेंगे, वो कहेंगे कि भैया इस तरफ तो हम नहीं अपना डेरा जमा सकते, पुर्तगाली कई टाइम से लगे हुए हैं, इनके साथ पंगा लेना अभी उचित नहीं है। और इस तरफ आप देखेंगे तो अगर आगे चल के 2 फ्रेंच बहुत बाद में आए हैं, लेकिन उनको परमिशन इस तरफ मिल गई है ना, तो वो अपना डेरा यहां जमा लिया। अब आगे चल के देखो, अभी शुरू में तो ब्रिटिशर्स का ये कोई रोल भी नहीं था, है ना, 1700 के आसपास तक में तो उनका ये भी नहीं था दिमाग में कि हमें कब्जा ही करना है ना। लेकिन अब उस टाइम तक जो है इधर भी कब्जा हो रखा है, इधर भी कब्जा हो रखा है, अब वो कहां पे कब्जा करें, तो उन्होंने कोशिश की कि वो इस तरफ कब्जा करेंगे, है ना। जो बंगाल का पूरा एरिया हम देखते हैं उसको अपने कब्जे में करने की ब्रिटिशर्स ने कोशिश की। उन्होंने सोचा कि चलो ठीक है, हम इधर और इधर तो नहीं कर सकते, हम इधर करने की कोशिश करते हैं। तो उन्होंने यहां पे अपना वर्चस्व फैलाने की कोशिश की। आप ध्यान दीजिए, ये देखो लाल डॉट लाल डॉट लाल लाल लाल, है ना। तो आप देखिए कि मैक्सिमम जितने भी आपको देखने को मिलेंगे ब्रिटिशर्स के पोर्ट्स वगैरह या उनका व्यापार, वो बंगाल की तरफ देखने को मिलेगा। और बंगाल की भूमि बहुत ज्यादा उपजाऊ है, बहुत सारे रिसोर्सेज बंगाल में है। इवन आप देखिए कि मैंने आपको हमेशा बोला कि बंगाल के लोग जो है हमेशा अपनी सल्तनत को अलग करने की कोशिश करते थे, वो कभी भी किसी का अधीन रहने की कोशिश ही नहीं करते थे। जैसे ही वहां पे कोई मुगल बादशाह बदलता था तो ये भी अपने आप को अलग कर लेते थे। इसीलिए करते थे क्योंकि बंगाल जो है बहुत बड़ी किंगडम और बहुत सारे रिसोर्सेज बंगाल के पास। तो वो बोलते थे हमें क्या जरूरत है भैया, ऊपर से तुम हमारी बंगाल का टैक्स उधर लेके जा रहे हो, हम तो ना रहेंगे तुम्हारे अंडर, सिंपल सी बात है ना। तो ये जो है ये ब्रिटिशर्स को भाग्या और उन्होंने बोला कि अब जो है असली खान तो यहाँ है, तो हम यहाँ पे कब्जा करते हैं। और आगे चल के जो हम देखेंगे तो जो बैटल
बैटल भी होंगे ना, जो आपका बैटल ऑफ प्लासी है सिराज उद दौला के साथ है, वो इसी एरिया में होना है ना, और जो बैटल ऑफ बक्सर है वो भी यहाँ पे होना है। तो कुल मिला के वो इसीलिए होगा, बंगाल के लिए होगा। चंद मुट्ठी भर अंग्रेज आएंगे और यहाँ पे भारत के लोगों को बहलाएंगे फुसलाएंगे और उसके बाद सिराज उद दौला को हरा के यहाँ पे कब्जा करने की कोशिश करेंगे। कहानी आपको समझ आई कि अभी मैंने मोटा मोटा आपको बता दिया कि किस तरीके से जो ब्रिटिशर्स हैं वो भारत के अंदर किस एरिया से घुसेंगे। अगर आपको समझ में आ गया हो तो जल्दी से बताओ, जितने भी लोग देख रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, चलो आ रहे हो ना, सब लाल लाल हो गया, बिल्कुल सही बात है। तो अभी आपको कंसेप्ट सारा का सारा समझ में आ गया है। अब हम आगे बढ़ते हैं। आप देखिए कि अभी उस पे आऊंगा मैं, बैटल जो है सारे के सारे, लेकिन अब मैं आपको कर्नाटिक वॉर्स के बारे में बता देता हूं, सिर्फ टू द पॉइंट बताऊंगा। वो पेड में तो मैंने बहुत डिटेल में 2-2.5 घंटे में कवर किया, लेकिन यहां पे टू द पॉइंट इसलिए बताऊंगा कि इनमें से जो एग्जाम में पूछ सकते हैं बस वही चीजें मैं बताऊंगा। देखो कर्नाटिक वॉर्स में कुछ नहीं है, कर्नाटिक रीजन के अंदर वॉर्स हो रहे हैं, वो भी मैं अभी दिखा देता हूँ आगे चल के। कर्नाटिक रीजन ये रहा, ये देखो, ये जैसे एरिया पूरा मैसूर के अंडर है, इधर जो है निजाम का रूल है हैदराबाद वाले का, इस तरफ से ऊपर जाओगे तो मराठा है, इधर नॉर्दर्न सरकार है, ये भी निजाम के अंडर ही लगभग रहता था। और ये जो एरिया आपको दिख रहा है, ये वाला एरिया, ये है कर्नाटिक, ठीक है। मोटा मोटा आप तमिलनाडु वाली साइड में पूरा ऊपर तक जाते जाओ, ये हो गया कर्नाटिक। लोग अक्सर कर्नाटिक को समझ लेते हैं कर्नाटक, तो वो इधर से समझने लग जाते हैं। ये नहीं है, कर्नाटक की बात नहीं हो रही, कर्नाटिक की बात हो रही है। ये लिखा हुआ कर्नाटिक, ठीक है। तो आप कंफ्यूज मत करने लगा कि कर्नाटिक कौन सा एरिया है। ये वाला एरिया है कर्नाटिक, जहां पे एक अलग युद्ध चल रहा है, बार बार यहाँ पे भी तख्ते पलट होंगे, जिसकी वजह से सारे का सारा ये जो है भारत के अंदर बहुत सारी चीजें होने वाली हैं। अब हम देखते हैं कि जो, अगर हम सबसे पहला देखते हैं, फर्स्ट कर्नाटिक वॉर देखते हैं, तो आपसे डेट पूछ सकता है 1746 से 1748 के बीच में जो है फर्स्ट कर्नाटिक वॉर होता है। ये इसको ही हम जो है बैटल ऑफ सेंट थॉम भी बोल देते हैं। ये कहां हुआ था? मद्रास में हुआ था, 1746 में स्टार्ट हुआ था, और इसी के अंडर जो है ट्रीटी ऑफ एक्सला चैपल होती है 1748 में, ठीक है। एक्सला चैपल ट्रीटी है 1748 में, और इसमें क्या होता है कि मद्रास जो है ना, ये दे दिया जाता है बैक टू द ब्रिटिशर्स एंड रिटर्न टू प्री वॉर स्टेटस क्यो वारंटो। एक्चुअली वही मैं आपको बता रहा हूँ, जो फ्रेंच है और ब्रिटिशर्स हैं, ये सब उन्हीं का बीच में युद्ध हो रहा है। ये जितने भी आप देखेंगे तो एंग्लो और फ्रेंच, ये दोनों आपस में युद्ध कर रहे हैं बेसिकली, है ना। तो वही मैंने बताया आपको कि जो यूरोप में हो रहा है सारे का सारा गेम, कि पूरे के पूरी दुनिया पे कब्जा करना है, सीधी सी बात है, रिसोर्सेज पे कब्जा करना है। तो यहाँ पे उसका एक इंपैक्ट हमें देखने को मिल रहा है। और ट्रीटीज भी यहाँ नहीं हो रही है, मैं आपको बताऊं, ट्रीटीज भी वहां हो रही है। जिस ट्रीटीज के तहत क्या होता है कि अच्छा उधर वाला एरिया तुम हमें दे दो, इधर वाले में हम पहले की तरह ही कंडीशन रख लेते हैं, है ना। तो मद्रास पे कब्जा कर लिया था तो फ्रेंचों ने, तो उसके बाद वो बोलते हैं चलो ठीक है मद्रास तुम्हें देते हैं, तुम हमें इधर का ये दे दो, ऐसे करके, है ना। मतलब वहां हो रहा है जो हो रहा है, सीधी बात है, लेकिन उसका इंपैक्ट, एक छाया उसकी यहाँ पे देखने को मिल रही है। असली में यहाँ ज्यादा कुछ नहीं हो रहा है। यहाँ पे मैं बताता हूँ कि क्या हो रहा है। यहाँ पे जितने भी रूलर्स हैं ना, जैसे वो होता है ना गृह क्लेश, यहाँ पे सिविल वॉर चल रखा है घर के ही अंदर, जैसे मराठास के अंदर चल रखा था, है ना, ऐसे यहाँ पे भी चल रखा है। कुल मिला के यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक राजा बन गया, है ना, एक जगह पे। साउथ की बात हो रही है, नॉर्थ की नहीं हो रही। नॉर्थ में तो अलग चल रहा है, तो मुगल शासन पूरा का पूरा चल रहा है। अभी मैं साउथ की बात कर रहा हूँ मेजरली, है ना। तो साउथ में क्या, एक राजा बन गया, अब दूसरा बंदा उससे जेलस खा रहा है कि नहीं नहीं मैं राजा बनूंगा, तो वो क्या करता है, वो किसी बाहरी की हेल्प लेने चला जाता है। एक मान लो चला गया फ्रेंच की हेल्प लेने, फ्रांस वाले बोलेंगे कि मैं तुम्हें राजा बनवा देता हूं, और एक बंदा चला गया ब्रिटिशर्स के पास कि नहीं नहीं आप मेरी मदद कीजिए। अब देखो ब्रिटिशर्स को भी फायदा, फ्रेंच को भी फायदा, है ना। तो अगर दोनों जो है उनको अपनी सेना तो ज्यादा लगानी नहीं पड़ रही है, इधर वाले राजा की ये हेल्प करेगा, उधर वाले की वो करेगा, दोनों भिड़ रहे हैं आपस में। और अगर जीत गया उनमें से, सोचो अगर ब्रिटिशर जीते तो उनको फायदा, क्योंकि उससे फिर एवज में वो क्या लेंगे, वो कहीं ना कहीं जो है आप सोचो कि या तो पैसा लेंगे, पैसा नहीं लेंगे तो ट्रेड में जो है बहुत सारी वो छूट लेंगे, कुछ ना कुछ तो ऐसा करेंगे ही, है ना। ऑब्वियस सी बात है, तभी तो हेल्प कर रहे हैं। तो इस तरीके से पूरी की पूरी गेम चल रही थी कि पावर का जो है ना एक शिफ्ट देखने को मिल रहा था कि भैया वो इस तरफ जाएगा या उस तरफ जाएगा। कुल मिला के बात ये है, ठीक है। तो ये हमने देखा 1748 का एक्सला चैपल ट्रीटी पे, ये जो है पूरा का पूरा सिस्टम खत्म हो जाता है फर्स्ट राइवलरी का। सेकंड कर्नाटिक वॉर जो है 1749 से 1754 के बीच में चलता है, ठीक है भाई। अगेन एंग्लो फ्रेंच राइवलरी ही है पूरी की पूरी। और आप देखिए कि इसमें क्या होता है कि 1748 में जो निजाम उल मुल्क है ना, कौन है ये, यहाँ पे है निजाम उल मुल्क, जिसको आसफ जहां वन के नाम से भी जाना जाता है, आसफ जहां वन के नाम से। हालांकि ये सारे के सारे थे तो मुगल्स एक के अंडर ही, लेकिन अगेन जो है आप देखिए कि मुगल्स जब धीरे धीरे वीक हो रहे थे, अब आखिर में आप देखो कि औरंगजेब के बाद तो लगभग सब वीक ही है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि आसफ जहां जो है वो हैदराबाद को अलग कर लेता है। तो ये पेपर में आ सकता है कि हैदराबाद को अलग किसी ने किया था, तो आसफ जहां वन कह लीजिए या निजाम उल मुल्क कह लीजिए, एक ही बात है, ठीक है। और जो हैदराबाद है
यही हम देखते हैं आगे चल के इसका आखिरी जो निज़ाम है वो कौन होता है, उस्मान अली। और उसी से जो है भारत जो है हैदराबाद को आज़ाद करता है और उसको छुड़वा देता है ना, क्योंकि वो जो है वहाँ पे बहुत ज़्यादा उसके क्या थे, रजाकार थे, वो बहुत ज़्यादा धर्मांतरण कर रहा है वहाँ पे निज़ाम। अब एक मूवी है रजाकार के नाम से, वो देखिएगा आपको समझ में आ जाएगा चीज़ें। और फिर जो है जब पता लगता है निज़ाम को कि भैया यहाँ तो स्थिति खराब हो रही है, मेरा हैदराबाद छिन जाएगा, है ना, तो वो सारा का सारा खजाना जो है लंदन में भेज देता है। और कहीं ना कहीं फिर फाइनली जब भारतीय सेना वहाँ पे पहुँच जाती है और निज़ाम उनका कुछ खास कर नहीं पाता है, तो फिर वो मान लेता है कि हाँ ठीक है, मैं निज़ाम जो है कहता है कि मैं हैदराबाद जो है आपको दे देता हूँ। लेकिन इसमें ये आपको मैं रियलिटी भी बता दूं कि जो डील पता कैसे होती है कि उसने बोल दिया कि हाँ हैदराबाद आपका है। अब इसके बाद जो इसकी प्राइवेट प्रॉपर्टीज है ना, जितनी भी बहुत सारी इनकी प्राइवेट प्रॉपर्टीज होती थी, उसको सरकार सीज नहीं करती थी, है ना, कि कर सकती थी लेकिन नहीं किया। यानी भारतीय सरकार ने जो है वो प्रॉपर्टीज इनकी छोड़ दी है। अभी भी बहुत सारे कोर्ट केसेस चल रहे हैं, वो सैफ अली खान वाला कोर्ट केस देख लीजिए, है ना, तो वहीं से आपको पता लग जाएगा। तो ये जो है हमें देखने को मिलता है, तो वो बेसिकली आसफ जाही डायनेस्टी का ही था, उस्मान अली खान भी, तो वो हम देख सकते हैं। ठीक है, अब देखो कि जब यहाँ पे निजाम मरता है तो जब यहाँ तख्ता पलट हो रहा है तो यहाँ उसका बहुत जगह पे इंपैक्ट होता था, है ना, आसपास में, कि कई दावेदार बन जाते थे कि नहीं मैं भी करूंगा वहां पे, मैं राजा बनूंगा, मैं राजा बनूंगा, है ना, नाक पहुंचने की अकल नहीं, नहीं मैं ही बनूंगा राजा। तो वही वाली चीज है कि इसके चक्कर में जो है यहाँ पे अगेन जो है पूरे का पूरा फिर से वॉर ऑफ सक्सेशन चल पड़ा था। अब रिजल्ट जो है इस पूरे के पूरे युद्ध में कोई भी नहीं निकलता है, नो कंक्लूजन, नो क्लियर विनर। ये मैं किसके हिसाब से बोल रहा हूँ, सेकंड कार्नाटिक वॉर के हिसाब से बोल रहा हूँ, पूरे पूरे टोटल में देख रहा हूँ, है ना, पूरे वर्ल्ड के हिसाब से देख रहा हूँ, है ना, सिर्फ भारत के हिसाब से नहीं देख रहा। ये तो बहुत छोटे छोटे युद्ध लड़ रहे थे, ये तो आपस में लड़ भिड़ रहे थे। वो देखो वो अलग गेम खेल रहे हैं, वो पूरे दुनिया को जीतने के गेम खेल रहे हैं, है ना। और हमारे वाले जो है वो देखो निकम्मे, वो केवल आपस में भिड़ रहे हैं, उनको कोई मतलब नहीं है, वो आपस में लगे हुए हैं बस छोटे छोटे फायदों के लिए। और यहाँ पे जो ट्रीटी होती है, ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी होती है या फिर ट्रीटी ऑफ गोडेहू भी आप बोल सकते हैं, ये आप ध्यान रखिएगा। और इसमें जो है डुप्ले जो होते हैं ना, वो फ्रेंच गवर्नर होते हैं। अगर कोई पूछ ले गवर्नर जनरल फ्रांस की तरफ से कौन से थे, तो आप बोलेंगे कि ये जो है डुप्ले थे, उपले नहीं है, डुप्ले डुप्ले है, ठीक है। फिर थर्ड कार्नाटिक वॉर की अगर मैं बात करता हूँ 1757 से 1763 के बीच में होता है, और ये जो होता है ना लगभग 7 साल तक चल रहा है, सबसे लंबा जो है यही चलता है। और क्वेश्चन ज़्यादा आने के चांसेस इसी से हैं, क्योंकि यहाँ पे देखो कि एक्चुअली वंडीवाश का भी एक बैटल होता है जो मैक्सिमम केसेस में आपको वनडीवाश का ही पूछेगा, ठीक है, तो यहाँ पे ही हो रहा है वो। और इसके अलावा अगर देखेंगे तो ये जो फाइनली एंड होगा ना, वो ट्रीटी ऑफ पेरिस से एंड होगा 1763 में। और कहीं ना कहीं जो है ब्रिटिशर वो फ्रेंच के ऊपर हावी होते दिखेंगे, और अल्टीमेटली जो है हम देखेंगे कि यहाँ जो पूरा का पूरा फ्रेंच का वर्चस्व है ना लगभग लगभग खत्म हो जाएगा इसके बाद, और ब्रिटिशर्स का ही वर्चस्व जो है पूरे भारत में हमें देखने को मिलेगा। एक डोमिनेशन ऑफ पावर अगर देखेंगे तो ब्रिटिश का हो जाएगा भारत में इसके बाद। ये वही युद्ध है, ठीक है। चलिए, ये मैंने थर्ड कार्नाटिक वॉर के बारे में बहुत सारी डिटेल में बता दी, जिसको भी पढ़ना हो वो पढ़ सकता है कि क्यों हुआ था, है ना, कहाँ कहाँ पे फैल गया था। ये पेपर में सीधा सवाल आया है। तो ये देखो कि फ्रेंच सेटलमेंट ऑफ चंद्रनगर तक भी ये फैल गया है। ये कहाँ पे थी, ये आपका बंगाल के अंदर थी, है ना। तो आप देखो ना कि वहाँ पे जो फ्रांस की जो सेटलमेंट है उसमें ब्रिटिशर कब्जा कर रहे हैं, और इधर जो ब्रिटिशर्स की है उन पे फ्रांस वाले कब्जा कर रहे हैं। वही आपस में एक दूसरे के, वो जैसे होता था ना राजा किले वो कर लेते थे, फतेह कर लेते थे, ये एक दूसरे की फैक्ट्रियां वगैरह सेटलमेंट वगैरह फतेह कर रहे हैं एक तरह से, है ना। तो वही लड़ाई और क्या है, अदरवाइज तो क्या है। तो ये सीधा पेपर में सवाल आया था, ये मैंने इसीलिए यहाँ पे डाल दिया है। इसके अलावा आप देखिए कि 1758 में फ्रेंच आर्मी अंडर जनरल काउंट थॉमस आर्थर डी लाली, ये डी लाली, ये नाम याद रखना, कई बार डी लाली के बारे में पूछ लिया जाता है, तो ये आप नाम याद रखिएगा। इन्होंने क्या किया था, इंग्लिश फोर्ट्स जो थे ना सेंट डेविड वाजिगाराम में, वाइजैक जिसको आप बोल देते हो, वहां पे उन पर जो है कब्जा कर लिया था, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा बैटल ऑफ वंडीवाश के बारे में आपसे पूछ सकते हैं, 1760 में हुआ था, जिसमें ब्रिटिशर्स किसके अंडर काम कर रहे थे, है ना, यानी वहां का जनरल कौन था, आयरकूट था, आयरकूट, और ब्रिटिशर ही जीतते अल्टीमेटली, वो तो मैंने बता ही दिया कि 7 साल तक वॉर चल रहा है। और साथ में जो फ्रांस की तरफ से कौन था, काउंट डी लाली था, ठीक है। अब काउंट डी लाली यहाँ पे हार जाता है एक तरह से, और ऐसा बोला गया था कि आयरकूट ने जो है ना इस डी बस्सी को, है ना, एक प्रिजनर के तौर पे बना लिया था, काउंट डी लाली बस्सी को, तो प्रिजनर बना लिया था। उसके बाद जब छोड़ते भी हैं तो ऐसा बोला जाता है कि इसी के जो वहाँ के लोग हैं इसको पत्थर मार मार के इसको देशद्रोही करार करके इसको मार देते हैं लाली को। तो ये इस तरीके से आप याद करके रख सकते हैं। तो ये हो गया, ठीक है। रिजल्ट यही था कि ब्रिटिश जीत गए थे और ट्रीटी ऑफ पेरिस हो जाती है। आप देखो कि ये पेरिस की ट्रीटी कहाँ हो रही है ना, मैं वही आपको समझा रहा हूँ। आप सोचोगे कि ये भारत में कहाँ से हो रही है, जबकि लड़ाई भारत में चल रही है। तो वो कॉन्टेक्स्ट में ऑलरेडी आपको समझा चुका हूँ कि क्या कारण है उसका, ठीक है। ये सीधा सीधा पेपर में सवाल आ रखे हैं, हैशटैग इंपॉर्टेंट वाले, इनको पढ़ लेना, ये जरूरी है। चलो अब मैं भारत के ऊपर ही वापस आता हूं। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ,
बंगाल की हुगली के पास ही है, चंद्रनगर की सेटलमेंट है ना, तो वो मैंने आपको समझा दिया है, जिसके ऊपर ब्रिटिशर कब्जा कर लेते हैं। नहीं नहीं, लेट कहाँ हुआ हूँ मैं, हाँ 5-10 मिनट लेट जरूर हुआ हूँ, क्योंकि थोड़ा सा चीज़ें मैं सेटल डाउन कर रहा था यहाँ पे, क्योंकि नया चैनल है तो कई बार क्या होता है कि सेटल डाउन नहीं हो पाती चीज़ें, पहली बार लाइव ले रहा था ना, इस वजह से। चलो, और जितने भी लोगों भाई सपोर्ट करो, शेयर जरूर करो इस चैनल को, ये आपसे रिक्वेस्ट है। कोई भी ऐसे मत करना कि बस यूं ही देख लिया और मजे मार लिए, शेयर करो। इसके बाद अब बैटल ऑफ प्लासी की बात करते हैं। देखो, आपको मैंने अभी थोड़ी देर पहले समझाया था पूरे का पूरा कि अंग्रेजों की जो नजर है वो बंगाल के ऊपर है, क्योंकि बंगाल से ही वो समझ रहे हैं कि अगर इस एरिया को फतेह कर लिया फिर हम जो है मैक्सिमम सब जगह पे फैल सकते हैं, क्योंकि इधर बंगाल है, आगे औध है, फिर आगे जो है मुगल्स हैं, तो धीरे धीरे करके जो है दीमक की तरह आगे चलते जाएंगे, सिस्टम ऐसे चलेगा, है ना। और मेन जो पावरफुल जिनको सबसे ज्यादा बढ़िया रूलर माना गया है ना, या बढ़िया तो क्या मतलब कि जो लोगों के दिमाग में छप गया है कि मुगल्स ही हैं रूलर इस देश के, वो उनको कहीं ना कहीं टारगेट किया जा सकता है। यहाँ रह के साउथ में तो टारगेट नहीं किया जा सकता, तो उधर से टारगेट किया जा सकता है। इन्होंने बहुत बढ़िया प्लानिंग की, ये आप बोल सकते हो। तो अल्टीमेटली अब देखो प्लानिंग में क्या होता है कि 23 जून 1757 के अंदर जो है बैटल ऑफ प्लासी हमें देखने को मिलता है, जिसके अंदर बंगाल के जो नवाब है कौन है, सिराज उद्दौला है। अब ये सिराज उद्दौला किसके सुपुत्र हैं, अलीवर्दी खान के, मतलब उन्हीं के वंशज हैं, उन्हीं के ग्रैंडसन है एक तरह से। और मैंने आपको बताया भी था कि बंगाल को जो है किसी ने सेपरेट करके एक सेपरेट नेशन बना दिया था, है ना। वो सारी कहानी मैं ऑलरेडी आपको पिछली वीडियोस में बता चुका हूँ। वहीं से फिर आगे जो अलीवर्दी खान आते हैं, अलीवर्दी खान के आगे जो है सिराज उद्दौला आते हैं। तो सिराज उद्दौला जो है यहाँ पे, ये यहाँ पे ही एक देखिए कि अंग्रेज़ों से बहुत खार खाए हुए, ये आप समझ सकते हैं ना। तो ये बिल्कुल इनकी बनती नहीं है अंग्रेज़ों से, और इन्होंने कुछ अंग्रेज़ों को एक तरह से आप समझिए कि एक किले में ना बिल्कुल कैद भी कर लिया था, और वहाँ पे बिल्कुल हवा तक नहीं आ रही थी, ये सोचो, है ना। तो बहुत सारे अंग्रेज़ जो है वहाँ पे मर गए थे, तो जिसका बदला अंग्रेज़ कहीं ना कहीं सिराज उद्दौला से लेना चाह रहे थे। तो वो एक बहुत अनइवन सा इंसिडेंट था, जिसकी वजह से एक लड़ाई और ज़्यादा गहरी हो गई, वो खाई जो है और ज़्यादा गहरी हो गई, है ना। तो इस वजह से आप देखिए कि ब्रिटिशर्स ने किसको टारगेट किया, मीर जाफर को किया। मीर जाफर किसका जनरल है, एक तरह से सिराज उद्दौला का है। अब आप देखो कि उधर चंद सैनिक हैं केवल, ब्रिटिश के बाद 400-500 होंगे, है ना, बहुत ज़्यादा तो सैनिक नहीं थे। और हाँ, टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी थी, ये ज़रूर मैं मानता हूँ, लेकिन आप देखो सिराज उद्दौला के पास हज़ारों में सैनिक हैं, लेकिन आप देखो कि जब उनका जनरली बिक जाएगा, अब वो जा रहे हैं मैदान में, है ना, कि हमला करो, तो बताओ इधर के लोग जा ही नहीं रहे, हमला ही नहीं कर रहे। सोचो कितना वियर्ड हो जाएगा कि आपका राजा आपको बोल रहा है कि हमला करो, लेकिन वहां से कोई हमला ही नहीं कर रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है, आप कहीं ना कहीं चेक एंड मेट हो चुके हो उस केस में। तो वहां से जो है सिराज उद्दौला का आप समझो कि इनका तो मार दिया जाता है वहीं पे, और ख़त्म इनका तो। और इसके बाद मीर जाफर को एक पपेट की तरह जो है अंग्रेज यूज़ कर रहे हैं, और उसके थ्रू जो है देखो निज़ाम शाही सारी की सारी उसको दे दी, एक तरह से नवाब शाही उसको दे दी कि हाँ तुम आगे आगे तो तुम संभालते रहो, लेकिन पीछे से जितना भी ट्रेड करेंगे वो हम करेंगे। पैसे का सारा कुछ अपने हिसाब से संभाल रहे थे। तो आप समझो कि ये कहीं ना कहीं एक कूटनीति थी अंग्रेजों की कि भैया लोगों को तो ऐसे ही लगना चाहिए कि तुम्हारा ही बंदा राज कर रहा है, लेकिन पीछे से सारा सिस्टम हमारा चलेगा, ये पता भी नहीं लगने दे रहे हैं लोगों को। और लोगों को कितनी समझ होती थी उस टाइम पे, है ना, कोई इतने भी एजुकेटेड लोग नहीं थे, या कोई सोशल मीडिया नहीं था कि जो लोगों को बता दिया जाए। तो इस तरीके से हमने पूरा का पूरा देखा। क्या बोल रहे हैं, हाँ चलो, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। तो इस तरीके से हमने देखा, तो मीर जाफर की धोखे की वजह से जो है ये सारे का सारा हारते हैं। और कहाँ पे होता है, भागीरथी हुगली रिवर के पास ये पूरा का पूरा युद्ध लड़ा जाता है। अच्छा, मीर जाफर को सिर्फ मीर जाफर नहीं था, उसमें और भी लोग थे। मीर जाफर, मानिक चंद, अमी चंद, जगत सेठ, इन सब ने मिलके जो है नवाब को हरवाया है, ये आप समझ सकते हैं। और आगे चल के जब हम देखते हैं, तो जब मीर जाफर जो है अंग्रेजों की सुनना कम कर देता है, तो वहाँ कहीं ना कहीं अंग्रेज उससे खफा होने लग जाते हैं ना, क्योंकि मीर जाफर को भी ये एहसास होने लग जाता है कि वो एक पपेट है। तो वो जब थोड़ा विरोध करने की कोशिश करता है, उनकी बात नहीं मानता है, तो उसको हटा के जो है उसी के सन इन लॉ को बना दिया जाता है। मीर कासिम को जो है अंग्रेज एक पपेट के तौर पे फिर से बना देते हैं। बट मीर कासिम थोड़ा अलग होता है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे, ठीक है। तो ये बता रहे हैं कि 25 नवंबर 1759 को डच एंड ब्रिटिश फोर्सेस फोर्ट द बैटल ऑफ चिंसूरा। अगर चिंसूरा के बैटल के बारे में पूछ लिया जाए, बैटल ऑफ बेदारा के बारे में पूछ लिया जाए, एक ही बात है ये दोनों, है ना। तो ये जो है 25 नवंबर 1759 को हुआ। ये मैं सारे वो बैटल्स बता रहा हूँ जो भारत में टर्निंग पॉइंट लेकर आए थे, और भारत में कैसे ब्रिटिशर्स ने कैप्चर किया पूरे का पूरा, मैं वो बैटल्स की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे अननेसेसरी के बैटल्स नहीं चल रहे हैं, जो काम के बैटल हैं, जिसकी वजह से पूरा का पूरा भारत
भारत लाल होने वाला है ना, लाल झंडे के अंडर आने वाला, वो मैं बैटल्स यहाँ पे बता रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे ब्रिटिशर्स ने डच को हरा दिया। फिर ब्रिटिशर्स फोर्स्ड द मीर जाफर टू रिजाइन ऑन पेंशन। मैंने अभी आपको बताया कि मीर जाफर जो है उनकी बात नहीं सुन रहा था और वो जो है दूसरे लोगों की हेल्प लेने शुरू कर रहा था। इस वजह से कहीं ना कहीं उसको ब्रिटिशर्स को ये फील हुआ कि इसको जो है अब हटा देना चाहिए, तो उसको पेंशन पे रिटायर कर दिया और उसकी जगह पे किसको बना दिया है, मीर कासिम को बना दिया है एज ए न्यू नवाब। अब धीरे धीरे आगे चल के देखेंगे तो मीर कासिम को भी ये रियलाइज होने लग जाएगा कि ये जो हो रहा है ये सही नहीं हो रहा है ना, क्योंकि ब्रिटिशर्स जो है कहीं ना कहीं बंगाल को खोखला किए जा रहे हैं, यहाँ का सारा धन लूट लूट के वहाँ ब्रिटेन में भेज रहे हैं और सारे रिसोर्सेज भी ब्रिटेन में जा रहे हैं। तो अल्टीमेटली इनको समझ आएगा कि इनके खुद के खजाने खाली हुए जा रहे हैं और इनके ऊपर बार बार हैवी टैक्सेस अंग्रेज लगा रहे हैं ना, कि तुम इतने रुपए दे दो, अरे तुम नवाब हो तुम इतने रुपए दे दो। अगर इस तरीके से इनसे लेते ही रहेंगे, इनका खजाना भी खाली कर रहे हैं और दूसरा क्या कर रहे हैं, वहाँ से जितना भी ट्रेड है वो भी लेकर जा रहे हैं। तो कुल मिला के बात यहाँ पे कंसेप्ट ये निकल के आता है कि ये बात जो है इनको समझ में आ जाती है कासिम साहब को। ठीक है, मीर कासिम को जो है ये बात समझ में आती है। अब मीर कासिम एक अटेम्प्ट देता है, मीर कासिम जो है ना अंग्रेजों की नहीं सुनता है, उनको पेलना शुरू कर देता है। अब अंग्रेज खार खाए हुए हैं इस चीज़ से। अब क्या होता है, मीर कासिम जहाँ एक संदेश भेजता है, ये मैं मैप दिखाऊँ आगे है क्या, हाँ ये रहा। आप देखो कि ये बंगाल में सब कुछ हो रहा है, बंगाल बिहार लगभग एक ही है उस टाइम पे, कलर चेंज कर देता हूँ, बंगाल बिहार सब एक ही है, यहाँ पे सारा का सारा खेल हो रहा है। अब आप देखो कि ये जो है ना मीर कासिम यहाँ पे बैठा हुआ है, मीर कासिम जो है वो यहाँ बैठा हुआ है। कासिम किसको संदेश भेज रहा है, औध वालों को। औध में कौन बैठा हुआ है, शाह शुजा-उद-दौला। शुजा-उद-दौला कहाँ बैठा हुआ है, औध में। और साथ में ही संदेश किसको भेज रहा है, यहाँ पे भेज रहा है दिल्ली वाले एरिया में, किसको भेज रहा है, शाह आलम टू को। ठीक है, शाह आलम टू को, जो कि है एक मुगल। अब देखो कि कासिम बेसिकली समझ गया है कि अगर हमें यहाँ पे एक आखिरी अटेम्प्ट देनी है, अगर हम चाहते हैं कि बंगाल जो है वो फतेह ना हो पाए हैं और किसी तरीके से अंग्रेज़ों को यहाँ से अगर बाहर निकालना है, तो हमें जो है बाकी लोग की हेल्प लेनी पड़ेगी। बहुत अच्छा मूव इसने किया है यहाँ पे, कोशिश अच्छी है ना, कि किसी तरीके से इन अंग्रेज़ों को जो है बाहर भगा दिया जाए। यही कारण था कि अकबर जो है ना, यूजुअली अकबर के काल तक आप देखना, वो किसी बाहरी को अंदर आने की अनुमति ज़्यादा नहीं दे रहा था और वो बहुत अच्छा मूव भी था, है ना। लेकिन आगे चल के हमने देखा तो कहीं ना कहीं, मैंने बोला ना कि मुगल्स तो कुछ इनोवेशन कर ही नहीं रहे थे, तो फिर इनको कहीं ना कहीं तो वो लेकर आना ही पड़ना था, क्योंकि पूरा वर्ल्ड तो ग्लोबल हो रहा था, टेक्नोलॉजिकली एडवांस हो रहा था, ये घाघरा चोली पहन के बैठे हुए हैं, तो फिर कहाँ से बात बनेगी। वही चीज़ है कि यहाँ पे अब देखो कि औध और दिल्ली यानी मुगल एम्पायर, ये दोनों मिलके जो हैं किसके साथ, कासिम के साथ मिलके किसके साथ लड़ रहे हैं, ब्रिटिशर्स के साथ लड़ रहे हैं। यही बैटल को हमने क्या बोला, बैटल ऑफ प्लासी बोला। ठीक है, ये रहा बैटल ऑफ प्लासी। तो प्लासी में जो है युद्ध होता है 1757 में, सॉरी बैटल ऑफ प्लासी कह रहा हूँ, बक्सर, सॉरी बैटल ऑफ प्लासी में बोल गया, बक्सर। ठीक है, प्लासी वाला तो सिराज-उद-दौला के साथ हुआ। ठीक है, तो यही जो है बैटल ऑफ बक्सर होता है। किस किस के बीच में होता है वो मैंने आपको समझाया है। वही यहाँ पे भी आप देखिए कि शुजा-उद-दौला और शाह आलम टू जो है वो मीर कासिम के साथ मिलते हैं। तो ये तीन लोग एक साथ मिलते हैं। ठीक है, ये तीन लोग हैं जो एक साथ मिल रहे हैं और इधर जो है ब्रिटिशर्स के साथ लड़ रहे हैं। ब्रिटिशर्स की तरफ से कौन है यहाँ पे, हेक्टर मुनरो है। ठीक है, शुरू वाले में कौन थे, रॉबर्ट क्लाइव था प्लासी वाले में, लेकिन बक्सर में ये नहीं है। बक्सर में कौन है, मुनरो है या हेक्टर मुनरो है, ये आप ध्यान रखिएगा। तो ये तीन लोग की एक टीम और हेक्टर मुनरो की एक टीम, और यहाँ पे ब्रिटिशर्स की आर्मी बहुत वेल डिसिप्लिन्ड है, तो वो अगेन इतनी सारी बड़ी आर्मी को फिर से हरा देती है। और फिर जो है कहीं ना कहीं हमें देखने को मिलता है कि भारत जो है फिर पीछे जा रहा है ना, कुछ नहीं हो सकता, क्या हो सकता है इसके बाद। तो ये कहाँ पे लड़ा गया था, बिहार के आसपास के एरिया में, गंगा रिवर के तट पे जो है ये पूरा का पूरा युद्ध लड़ा गया था। अब देखो कि ट्रीटी कौन सी होती है, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद हो जाती है, जिसमें लगभग आप समझो कि जो अंग्रेज है ना, सारे का सारा मोटा मोटा निज़ाम शाही भी और आप कहें कि दीवानी राइट्स भी सारे के सारे खुद ही ले लेते हैं ना, पैसे के भी खुद ही ले रहे हैं, सारी की सारी चीज़ें, सारे राइट्स अपने पास ले रहे हैं एक तरह से। और कहीं ना कहीं जो है शाह आलम को भी फोर्स कर रहे हैं कि इलाहाबाद में रुकने के लिए। तो कुल मिला के हमने देखा कि ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद यहाँ पे हो रही है 12 अगस्त 1765 में, ह्यूमिलेटिंग ट्रीटी है एक तरह से, है ना। और यहाँ ये जो ट्रीटी हो रही है ना, ये आप ध्यान रखिएगा, ये हो रही है रॉबर्ट क्लाइव और शाह आलम टू के बीच में। यहाँ रॉबर्ट क्लाइव अगेन पिक्चर में आ रहे हैं, है ना। लड़ाई कौन लड़ रहे हैं, हेक्टर मुनरो लड़ रहे हैं, ये आप ध्यान रखिएगा। तो इलाहाबाद की संधि हो गई, बैटल ऑफ बक्सर हो गया। इसके आगे देखते हैं अब हम बात करते हैं एंग्लो मैसूर वॉर्स की। देखो ब्रिटिशर्स जो है ऊपर तो
फैला ही चुके हैं अपने पूरे का पूरे परचम को। अब कहीं ना कहीं उनकी नजरें नीचे भी हैं, है ना, कि नीचे वाले एरिया में भी जो है कैप्चर करना है। लेकिन उससे पहले वो कोशिश करेंगे ये जो हैदराबाद का निज़ाम है इसको अपने अंडर करने की कोशिश करें, है ना। तो यहाँ पे वो कहीं ना कहीं हैदराबाद को या तो आप समझिए कि लालच के कारण या कुछ भी कारण कह लीजिए, है ना, या उसके ऊपर जो है अच्छे से नकेल कस के जो है वो कहीं ना कहीं निज़ाम को अपनी साइड कर लेते हैं और अपना एक आर्मी बेस बनाने के लिए निज़ाम को मना लेते हैं, है ना। तो बेसिकली यही होता है कि निज़ाम अगर उस चीज़ में मान जाता है तो उसको एक एरिया और दे देंगे, तो यही होता है। और क्या होता है, यही छोटे छोटे लालच हैं भारत के लोगों में, और क्या है। तो इस तरीके से वो अपना बेस जो है निज़ाम की टेरिटरी में बना लेंगे, है ना, हैदराबाद में बना लेंगे। अब हैदराबाद में जब बनाएंगे तो नीचे कौन सा है, मैसूर है भाई साहब। और मैसूर में उस टाइम पे कौन राज कर रहा है, हैदर अली राज कर रहा है। अब हैदर अली देखो कि शुरू से हैदर अली यहाँ पे राज नहीं कर रहा था, इससे पहले एक हिंदू डायनेस्टी थी, वोडियार डायनेस्टी। और वोडियार डायनेस्टी का आखिरी राजा एक तरह से उस टाइम पे आप कह लीजिए कृष्णराज वोडियार 2 है। अब ये बंदे को जो है एक तरह से ये हैदर अली मौका देख रहा है, कमांडर है यहाँ का, है ना, तो वो उसके हिसाब से ये नहीं है कैपेबल राजा, तो इसको हटा देता है, इसको डीथ्रोन कर देता है या मार देता है, और खुद जो है गद्दी पे काबिज हो जाता है हैदर अली, ठीक है। और ऐसा बोला जाता है कि लोग ज़्यादा हैदर अली से कनेक्ट करते थे एज कंपेयर टू वोडियार किंग्स। जब वो वही है कि राजा अपने बारे में जब लोग को बताएगा ही नहीं, उनसे मिले जुलेगा ही नहीं, तो कहाँ से लोग उसको एडमायर करेंगे। तो सारी की सारी कमान वैसे भी हैदर अली की हाथ में थी, तो ये एक तरह से पपेट के तौर पर था। तो हैदर अली ने सारा तख्ता पलट कर दिया और खुद बैठ गया गद्दी पे, ये हम कह सकते हैं। अच्छा, वोडियार डायनेस्टी को जो शुरुआत की है वो 1399 में हुई है। किसने की थी, यदुराय वोडियार ने की थी, ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। मैसूर पैलेस आज भी आप जाके देखेंगे, मैसूर का पैलेस तो बहुत बहुत सुंदर है। आप जाकर कभी आपको लगे टाइम तो देखिएगा, सबसे दुनिया में सुंदर पैलेस अगर बोलेंगे तो मैसूर का है ना। तो यहाँ पे आप देखिए कि फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर होता है 1766 से 69 के बीच में चलता है। आप देखो कि मैसूर वालों की ये बात तो माननी पड़ेगी कि इतनी जल्दी हार नहीं माने। मैक्सिमम हमने जितने भी युद्ध देखे हैं ना, इवन आप मराठास को भी देखोगे तो ये नहीं है कि बहुत समय तक जो है लड़ पाए, है ना, तो कहीं ना कहीं बैकलैश होते रहे क्योंकि उनकी एक कॉन्फिडरेसी थी। लेकिन वहीं पे मैसूर में देखते हैं तो मैसूर वालों ने टक्कर बहुत तगड़ी दी है, ये आप मानेंगे इस चीज को, है ना। तो यहाँ हैदर अली जो है ना, जो कि फादर है टीपू सुल्तान के, वो लड़ाई करते हैं ब्रिटिशर्स के साथ और ट्रीटी ऑफ मद्रास होती है, हरा देते हैं कहीं ना कहीं उनको 1769 में। और यहाँ पे देखो कि हो तो रही है सारी की सारी ट्रीटी, लेकिन कुछ ना कुछ देखो कि मैंने बोला ना कि जब बहुत सारे लोगों के अपने हित छुपे होते हैं तो कहीं ना कहीं दिक्कत भी आती है। अब ब्रिटिशर्स ने सोचा कि भैया इनको ऐसे ना करके किसी और तरीके से भी हराया जाए, तो उन्होंने यहाँ पे जो है मराठास की भी हेल्प ले ली, इधर से निज़ाम की हेल्प ले ली, है ना। ऐसे ऐसे करके हर बंदों की हेल्प लेके सबको कह रहे हैं कि जाओ और तुम टीपू सुल्तान या फिर हैदर अली के साथ लड़ो, है ना। तो सबको उसके पीछे लगा दिया, मैसूर के पीछे लगा दिया एक तरह से। और क्या लालच दिया जा रहा है कि आपको दे देंगे वो एरिया। आप देखो हमारे ही देश के लोग हैं, आपस में लड़ भिड़ रहे हैं और उसका फायदा कहीं ना कहीं अंग्रेज उठाएंगे। तो बार बार युद्ध जो है यहाँ पे होते रहेंगे मैसूर के ऊपर, इतने एक के बाद एक युद्ध होंगे कि मैसूर इतने युद्ध संभाल भी नहीं पाएगा, इस स्थिति में रहेगा भी नहीं। इतना भी बड़ा मैसूर नहीं है, इतने भी पैसे नहीं है कि इतने सारे युद्ध लड़ पाए, है ना। सोचो इस चीज को। तो हम देखते हैं कहीं ना कहीं कि सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर जो होता है 1780 से 1784 में होता है, जिसको वॉरेन हेस्टिंग लीड करते हैं, है ना। और इसमें क्या होता है आप देखिए कि हैदर अली जो है अगेन लड़ाई तो करते हैं, हैदर अली काफ़ी मेहनत करते हैं इसके अंदर, है ना। और ये पूरा आप पढ़ लीजिएगा, अभी तो मैं मोटा मोटा कॉन्टेक्स्ट आपको बता रहा हूँ, है ना। और ये जो है आप देखो कि हैदर अली ने फिर अल्टीमेटली यहाँ पे अलायंस बना ली थी मराठास और निज़ाम के साथ। वही मैंने बोला कि कभी तो अंग्रेज जो है मराठा और निज़ाम को उसके पीछे लगा रहे हैं, फिर कहीं ना कहीं हैदर अली जाके जो है उनके साथ डील कर रहा है कि नहीं नहीं आप ऐसा मत करो, उनके साथ मत करो, हम आपस में हाथ मिला लेते हैं, हम तो भाई भाई हैं, है ना। तो आपस में मिलके फिर ये अंग्रेजों की बैंड बजा रहे हैं, ये बहुत बढ़िया रहा, है ना। तो यहाँ पे अंग्रेजों को कहीं ना कहीं बैकलैश देखने को मिला। लेकिन यहीं पे आप देखिए एक टर्निंग इवेंट होता है 1782 में, हैदर अली की ट्यूमर से हो जाती है डेथ। अब हैदर अली के बाद कौन बैठ रहा है यहाँ पे गद्दी पे, टीपू सुल्तान बैठ रहा है। और ऐसा बोला जाता है कि टीपू सुल्तान के पास वो रॉकेट लॉन्चर सा था एक, जिसको यूज किया करते थे और बहुत जल्दी से जो है सामने वाले को हराने की कोशिश करते थे। बेसिकली थोड़ी सी टेक्नोलॉजी एडवांस है ना, लड़ाई में एडवांस टेक्नोलॉजी आप बोल लीजिए। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि पूरा का पूरा वॉर एंड जो होता है वो होता है ट्रीटी ऑफ मंगलोर में 1784 में, ये आप ध्यान रखिएगा, है ना। तो ये जो है ये सारे का सारा एंग्लो मैसूर वॉर इतना इंपॉर्टेंट है कि यहां से बार बार पेपर में क्वेश्चन आते हैं, समझ रहे हैं। हाँ, क्या बोल रहे हैं, सब बढ़िया है ना, बिल्कुल। कह रहे क्लास की क्वालिटी 720p में क्लियर नहीं दिख रहा है। अरे 720p में सब तो क्लियर दिख रहा है, मुझे मत देखो क्लियर, मैं क्लियर नहीं दिखना चाहिए, यहाँ पे क्लियर देखो, सबको क्लियर ही दिख रहा है। मैं क्या करूँगा, इसका रिकॉर्डेड वर्जन भी डाल दूंगा अलग से रिकॉर्ड करके, वहाँ पे देख लेना फिर। और क्या करूँगा भाई,
फिर होता है इसके बाद अगेन से वॉर। आप देखो कितने साल तक ये वॉर चल रहा है मैसूर के साथ, तो भाई ये हट ही नहीं रहे हैं मैसूर वाले। तो थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर 1790 से 1792 में देखने को मिलता है। ये डेट्स आपको याद होनी चाहिए। इस बार क्या होता है कि मराठाज और निजाम जो है ये दोनों पलट जाते हैं, ये दोनों के दोनों जो है ब्रिटिशर्स की साइड हो जाते हैं। मैं क्या बोल रहा हूं आप लोगों को कि जो मराठा एम्पायर शिवाजी महाराज संभाजी महाराज ने स्टार्ट किया था, वो आगे चल के हमें कहीं ना कहीं वही है ना कि अलग सोच का दिखाई दे रहा है। हमें वो मराठा एम्पायर दिख भी नहीं रहा है, कॉन्फिडरेसी बनी हुई है, सब अपने अपने लालच में पड़े हुए हैं। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि वो मराठास नहीं रहे जो पहले थे मराठास, है ना। तो ये अगेन देखो कि ब्रिटिशर्स के साथ जुड़ रहे हैं इस चीज के लिए कि कहीं ना कहीं जो है टीपू को खत्म करके हम ये एरिया को है आपस में डिवाइड कर लेंगे। अलग ही चल रहा है यहाँ सिस्टम, तो चल रहा है तो चल रहा है, बस बात खत्म है। तो अगेन जो है यहाँ पे गवर्नर जनरल उस टाइम पे कौन है, कॉर्नवालिस है ब्रिटिशर्स के, ये आपको ध्यान रखना है। और ये जो है यहाँ कहीं ना कहीं टीपू सुल्तान की एक तरह से आप बोलिए कि डिफीट हो रहा है, हार रहे हैं टीपू सुल्तान। और यहाँ ट्रीटी कौन सी हो रही है, श्रीरंगापट्टनम की ट्रीटी होती है टीपू सुल्तान के साथ। ये श्रीरंगापट्टनम क्या है, कैपिटल है मैसूर की, ठीक है। तो ये रहा मैसूर, मैसूर की कैपिटल श्रीरंगापट्टनम, यहाँ पे ट्रीटी हो रही है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कि टीपू सुल्तान को बहुत बहुत हैवी लॉसेस होते हैं। लगभग आप देखो कि अपनी आधी से ज्यादा टेरिटरी तो टीपू सुल्तान जो है, आप देखो ना श्रीरंगापट्टनम तो नीचे है, ऊपर की सारी सारी टेरिटरी इसको देनी पड़ जाती है, जो कि अल्टीमेटली आप देखो कि ब्रिटिशर्स के हाथ में जा रही है। तो यहाँ कहीं ना कहीं इतना हैवी लॉस अगर हो रहा है तो सोचो कितना वियर्ड हो जाएगा उस इंसान के लिए, लेकिन लगा हुआ बंदा है ना। और इसके बाद आप देखिए कि फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर भी होता है, लेकिन आप देखो कि पिछले वाले ही वॉर में ना इतनी सारी वो तो हो रही है, और साथ में आप देखिए कि बहुत ज़्यादा पैसा भी मांग रहे हैं उससे टीपू सुल्तान से, ठीक है। इवन उसके जो बच्चे हैं उनको भी कैद कर लिया गया है अंग्रेजों ने कि इतना पैसा 1.5 करोड़ रुपए दे देना और ले जाना इनको। इस तरीके से भी ह्यूमिलिएट किया जा रहा है बहुत ज़्यादा। अब फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर होता है 1798 से 1799 में। अब यहाँ पे अंग्रेजों की तरफ से कौन है, लॉर्ड वेलेस्ली हैं, और वो टीपू सुल्तान को क्या बोलते हैं, टू ब्रेक हिज टाइज विद द फ्रेंच एंड एंटर इनटू द सब्सिडरी अलायंस। अब देखो कि टीपू सुल्तान आप समझ सकते हैं मुस्लिम रूलर है एक तरह से, है ना। और कहीं ना कहीं ये किस किस लोगों की हेल्प ले रहा है, एक तरह से ये अपने टाइज बहुत ज़्यादा मजबूत किससे कर रहा है, फ्रांस वाले लोगों से मजबूत कर रहा है। उधर अफगानिस्तान में जो है संदेश भेज रहा है ना, क्योंकि मुस्लिम जगत से एक तरह से हेल्प ली जा सकती है। इसीलिए मैंने बोला कि लोग जो है ईजिली जो है मुस्लिम कल्चर यहाँ पे क्रिएट करने की कोशिश करते थे, जिससे कि उनको उधर से भी हेल्प मिले एक तरह से, यही कारण था, है ना। तो इसने उधर भी हेल्प मांगी, लेकिन वो अलग रहा, इसकी किस्मत अच्छी नहीं रही कि अफगानिस्तान वाले इसकी हेल्प करने आ ही नहीं पाए यहाँ पे, ठीक है। और वहीं पे फ्रेंच के साथ इसने मजबूत रिलेशन बनाने की कोशिश की, क्योंकि इसको समझ आ रहा था कि भैया ऐसे तो मेरा मलिया मेट हो जाएगा। लेकिन ब्रिटिशर्स क्या चाह रहे हैं कि ये किसी और से रिलेशन मत बनाए, ये बनाने हैं तो ब्रिटिशर से बनाए, है ना। जो भी बात करनी है हमसे करे, हम ही है यहाँ के राजा। तुम फ्रेंच वालों से कैसे बात कर रहे हो, है ना। उनको अलाउ मत करो कोई भी फैक्ट्री लगाने के लिए या कोई भी और चीज करने के लिए, तुम हमसे बात करो जो भी करनी है, और जो पूछना है हमसे पूछो। तो ये बेसिकली चाह रहे हैं सब्सिडरी अलायंस साइन हो जाए, है ना, कि किसी भी और यूरोपियन से आप डील नहीं कर सकते। सब्सिडरी अलायंस का सीधा ये मतलब है, आप केवल और केवल ब्रिटिशर से डील कर सकते हैं। समझ गए इस चीज को। तो ये एक वियर्ड सी सिचुएशन टीपू सुल्तान के सामने आ गई। उन्होंने बोला कि भैया ब्रेक कर दो अपने फ्रेंच के साथ जितने भी हैं अलायंस, और हमारे शरण में आ जाओ, लेकिन वो नहीं मान रहे थे। अब अगेन जो है देखो पूरा का पूरा वॉर होता है। मैंने पहले भी बोला है ना कि लगभग टीपू सुल्तान ने इतना रुपया अपना दे दिया बच्चों को बचाने के लिए, पूरी की पूरी टेरिटरी भी लगभग जा चुकी है, आखिरी अटेम्प्ट है, इतने रिसोर्सेज बचे नहीं है। तो कहीं ना कहीं हम देखेंगे कि टीपू सुल्तान की यहाँ पे लड़ते लड़ते डेथ हो जाती है। इनको टाइगर ऑफ मैसूर के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। और अल्टीमेटली जो है अपनी श्रीरंगापट्टनम कैपिटल को भी ये बचा नहीं पाते हैं। और यहाँ पे अब देखो कि वापस से ओल्ड हिंदू डायनेस्टी का रूल हमें देखने को मिलता है। यहाँ पे किसको रूलर बना दिया जाता है, एक वीक रूलर है कृष्णराज III, जो वोडिया डायनेस्टी के ही एक हायर है, ये कह लीजिए उन्हीं की ब्लड लाइन से हैं। और कहीं ना कहीं ये भी चाह रहे थे कि ये पूरे एरिया में जो है वोडिया डायनेस्टी वापस से काबिज हो जाए, हिंदू शाही डायनेस्टी वापस से आ जाए, है ना। तो वो हमें देखने को जरूर मिलता है। और इनसे जो है सब्सिडरी अलायंस भी करवाते हैं अंग्रेज। सब्सिडरी अलायंस का मतलब वही है कि और किसी से बातचीत नहीं करेंगे, अंग्रेजों को एक तरह से ये मान लेंगे कि हाँ ये यूरोपियन यहाँ पे रहेगा, इसी से ट्रेड करना है, इसी से बात करनी है, और किसी दूसरे यूरोपियन से बात नहीं करनी। सब्सिडरी अलायंस का सीधा सीधा सा मतलब ये है, ठीक है। तो ये भी अलायंस साइन हो गई। तो अल्टीमेटली हमने देखा कि किस तरीके से मैसूर भी जो है ब्रिटिशर्स के कब्जे में आ गया है। आगे बढ़ते हैं अब मराठास का देख लेते हैं। मराठास का हालांकि मैं पूरे का पूरा मराठा का एक पूरा वीडियो बना चुका हूं, जो मैंने डाल दिया है, यहाँ पे भी डाल दिया है। और मराठास का आप पढ़ लेना, वो पूरी की पूरी वीडियोस जो है इस वाले चैनल पे भी कल मैं डाल दूंगा मराठा की, है ना। तो वो कंप्लीट वीडियो आप देखना। यहाँ तो मैं एक ब्रीफ आउट ही देके जाऊंगा आपको, तो वो कंप्लीट देख लेंगे ना, तो वहां से आपको समझ में आ जाए, क्योंकि 1-1.5 घंटे की वो वीडियो है। तो मैं कोशिश करूंगा कि जितने भी बैटल्स हैं इनको एक मर्ज करके भी डालने की कोशिश करूंगा, लेकिन आप वो पढ़ लेना अलग से, ठीक है। मराठा वॉर पूरा कवर कर लेना। आप देखिए कि अगर मैं मराठास
की बात करता हूं तो मराठास काफी ज्यादा फैले हुए हैं, लेकिन हमें कहीं ना कहीं धीरे धीरे इनका वर्चस्व भी डाउन होते दिख रहा है, क्योंकि वही है जिसका पीक आएगा उसका डाउन भी आएगा, सिंपल सी बात है। तो हम देखिए कि मराठास को अगर पढ़ते तो शिवाजी महाराज ने बहुत तगड़े तरीके से 1630 में मराठा एम्पायर को शुरू किया था, है ना। और इनके जो पापा हैं या फादर हैं वो है शाहजी भोसले, जो कि मिलिट्री कमांडर है आदिल शाही डायनेस्टी के, आदिल शाही सल्तनत के बीजापुर की। अगर मैं थोड़ा सा बड़ा करके आपको दिखाऊं तो ये जो सल्तनत है ना, ये रहा, आप देखो, ये बीजापुर दिख रहा है, नीचे छोटा सा मैसूर दिख रहा है, इधर गोलकोंडा दिख रहा है, इधर विजयनगर हुआ करता था शुरू में, तो आदिल शाही उसी टाइम की है। एक्सक्यूज मी। देखो कि जब बहामनी किंगडम टूटी थी तो वो 5 किंगडम्स में टूट गई थी, यही वो किंगडम है। इधर अहमदनगर वालों ने अपना अलग कर लिया, बीजापुर ने, गोलकोंडा ने, सबने अपना अपना अलग कर लिया था, है ना। विजयनगर नीचे रह गया था। तो ये रहा वो बीजापुर का सुल्तान। तो यहीं से आदिल शाही डायनेस्टी है ना, बीजापुर पे राज किया करती थी। यहीं पे कौन सर्व कर रहा है? शाहजी भोसले साहब सर्व कर रहे हैं। तो कुल मिला के बात ये है कि ये एक तरह से फ्यूडेटरी हो गए, किसके? बीजापुर सल्तनत के हो गए। तो कहीं ना कहीं इनके पास भी एक पावर तो है अच्छी, लेकिन ये उनके अगेंस्ट नहीं जा रहे हैं, ये आप ध्यान रखिएगा। लेकिन वीर शिवाजी को ये चीजें मंजूर नहीं थी, उन्हें जो है किसी के अधीन रहना स्वीकार नहीं था, ना ही किसी दूसरे धर्म में जाना स्वीकार था। सीधे सी बात उनकी ये थी कि स्वराज्य होना चाहिए, अपना राज्य होना चाहिए, अपने लोग होनी चाहिए, उनको जो है धर्म की स्वतंत्रता होनी चाहिए, कोई दूसरा हम पे आकर कैसे राज करेगा ये नहीं होना चाहिए। जबकि आप देखिए कि मैं आपको मैक्सिमम बताऊं तो बंगाल वाले हों या नीचे वाले भी हों, साउथ वाले भी, सब लोग जो है खुद का धर्म परिवर्तन करके ही रह रहे थे। आपको मैं बता दूं कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं आपको देखने को मिलेंगे कि जो इवन आप छोड़ो बाकियों को, जिन्ना साहब को देख लो, है ना, जो हम बात करते हैं मॉडर्न में ही पूरी की पूरी, जिन्ना साहब है जो पाकिस्तान की डिमांड कर रहे हैं, उनके खुद के पूर्वज हिंदू हैं, आप देखो। तो इसीलिए मैंने बोला कि यहाँ पे अगर ध्यान से देखा जाए तो इन सब के पूर्वज जो है हिंदू कहीं देखने को मिलेगा। ओवैसी के देख लो आप पूर्वज जाके। तो ये जो है जब धर्म परिवर्तन हुआ, अपना कहीं ना कहीं बेनिफिट के लिए बहुत सारे लोगों ने धर्म परिवर्तन किया है ना, क्योंकि टैक्सेस में छूट, राज करने में आसानी, बहुत सारे कारण बनते हैं उस चीज़ के, है ना। तो वो चीज़ जो है शिवाजी महाराज को अच्छी नहीं लग रही थी, उन्होंने कहीं ना कहीं हिंदवी स्वराज लेकर आना था, तो वो उनका पूरा का पूरा है ना। इसके अलावा इसको मैं वापस से छोटा कर देता हूँ। इसके अलावा अगर हम देखते हैं तो उनकी माता जी का नाम जीजाबाई है, जो उनकी रिलीजियस टीचर, रिलीजियस तो नहीं मतलब मॉरल टीचर रही, है ना, जिन्होंने उनके अंदर जज्बा भरा। लेकिन वहीं पर रिलीजियस टीचर जो है वो समर्थ गुरु रामदास हैं शिवाजी के। और इसके अलावा पॉलिटिकल गुरु जो है वो दादोजी कोंडदेव हैं। और कैपिटल किसको बनाया उन्होंने? रायगढ़ को बनाया। और औरंगजेब के कभी भी हाथ नहीं आए, तो बेसिकली औरंगजेब के कंटेम्प्रेरी रहे हैं। और इस तरीके से हमने आगे फिर संभाजी महाराज के बारे में पढ़ा, वो पूरी वीडियो जो है हमारी वो देख लीजिएगा, तो वहाँ से आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। मैं फटाफट से बस आपको लेकर चल रहा हूँ, ये सारे के सारे इवेंट मैं उसमें कवर कर चुका हूं, तो ये आप सारा एक बारी पढ़ लीजिएगा, ठीक है। उसके लिए आप वो पढ़ना, पूरी की पूरी वीडियो देखना, है ना। फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर 1775 से 1782 में होता है, लेकिन उसका कोई खास कंक्लूजन नहीं निकलता, अल्टीमेटली चीज़ें रिस्टोर हो जाती हैं। मेजर तो रीज़न यही चल रहे थे कि भैया माधव राव और रघुनाथ राव, है ना, रघुबा जिसको मैंने बताया था, वो आपस में लड़ भिड़ रहे हैं। मराठास एंड में कुछ नहीं हो रहा, आपस में ही ग्रह क्लेश कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे। और रघुबा जो है वो कहीं ना कहीं ब्रिटिश के साथ हाथ मिला रहा है ना, कि मैं तुम्हें जो है ये सलसत्ते और बसीन का जो है पोर्ट्स दे दूंगा, तुम इन पर हमला करो, मुझे जो है पेशवा बना दो। तो इधर वाले जो हैं ब्रिटिशर वो उसको पेशवा बनाने को फिर रहे हैं, कलकत्ता वाले जो है वो नहीं बनाने को फिर रहे हैं। इस तरीके से जो है भिड़ंत चल रही है यहाँ पे, और कुछ नहीं हो रहा है ना, आपसी ग्रह क्लेश चल रहा है और कुछ भी नहीं है यहाँ। फिर कहीं ना कहीं ट्रीटी ऑफ सालबाय हो जाती है, या आप पढ़ लेना, मैंने बता दिया ना, मैंने पूरा पढ़ा रखा है, तो मैं सेम चीज़ रिपीट नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, मैं फटाफट से बस आपको आगे लेके जा रहा हूँ। फिर आप देखेंगे कि सेकंड एंग्लो मराठा वॉर जो 1803 से 1805 में हो रहा है। अगेन यहाँ पे जो है जो माधवराव नारायण जो है वो कमिट कर लेते सुसाइड, तो अगेन फिर वही पेशवा का ही लड़ाई झगड़ा चल रहा है। तो रघुबा का ही एक बेटा है बाजीराव टू, उसको उतना ज़्यादा टैलेंटेड नहीं है, लेकिन इसको जो है अल्टीमेटली पेशवा बना दिया जाता है। और फिर जो है इस टाइम तक तो नाना फडणवीस की भी डेथ हो जाती है, क्योंकि वही सब कुछ संभाले हुए थे। लेकिन यहाँ जैसे ही नाना फडणवीस की डेथ होती है तो सब चीज़ें बिखरनी शुरू हो जाती हैं ऑलमोस्ट मराठा एम्पायर में, और बाजीराव टू उतना अच्छे से संभाल भी नहीं पाते हैं, ठीक है। वो तो उल्टा अंग्रेजों के हाथ मिला रहे हैं अंग्रेजों के साथ, सीधी सी बात देखा जाए तो। और इसके बाद देखिए कि इंग्लिश फोर्सेज अंडर आर्थर वेलिस्ली एंटर्ड पूना ऑन May 13, 1803। तो पूना के अंदर जो है ब्रिटिश फोर्सेज आ चुकी हैं इस वक्त। आप देखो रघुबा का ही बेटा जो है उनको बुला रहा है एक तरह से, बाजीराव टू, है ना, ये बाजीराव टू है एक तरह से। तो अल्टीमेटली उसको पेशवा घोषित कर दिया जाता है और साथ में सब्सिडरी अलायंस साइन हो जाती है। ये सब्सिडरी अलायंस बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं इसके बारे में जरूर बताना चाहूँगा, क्योंकि आप देखिए कि आगे चल के जब हम देखेंगे तो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के कारण ना ये सारा का सारा मराठा साम्राज्य, इसका पेशवा ही नहीं रहेगा कोई, अल्टीमेटली देखेंगे हम, वहीं पर जा रहा हूँ मैं आपको लेकर। तो सब्सिडरी अलायंस यहाँ भी साइन हो रही है ना। और सिंधिया और भोंसले फिर भी कोशिश करते हैं, एक आखिरी अटैम्प्ट देते हैं कि किसी तरीके से हम जो है इनकी साथ सब्सिडरी अलायंस ब्रिटिशर्स के साथ ना करें। लेकिन अगेन उनकी इतनी तगड़ी फोर्सेज होने के बावजूद ब्रिटिशर्स
ब्रिटिशर्स के पास स्ट्रॉन्ग आर्मी है, डिसिप्लिन्ड आर्मी है, अगेन हरा देते हैं और कहीं ना कहीं पूरी की पूरी मराठा कॉन्फिडरेसी हमें टूटती हुई नजर आ रही है, जिसमें सबसे बड़ा रोल प्ले तो रघुबा राव का रहा है ना, रघुनाथ राव का रहा है। तो उन्होंने सारे का सारा जो है घर का भेदी लंका ढाए वाली बात की है। अगर पूरा मराठा साम्राज्य एक साथ ही रहता तो उसको तोड़ना अंग्रेजों के बस की बात नहीं थी, लेकिन वही है कि कोई ना कोई ऐसा वीक पॉइंट जो घर का भेदी लंका ढाए वाली बात हुई यहाँ पे, और अल्टीमेटली ये फिर से टूट जाता है और जो सारी की सारी जगह हमें लाल झंडा दिखाई देने को पड़ रहा है अब, कि पूरा पूरा भारत लगभग आप देखिए कि लाल हो चुका है मोटा मोटे तौर पे, ठीक है। इसके अलावा थर्ड एंग्लो मराठा वॉर होता है, जिसके अंदर जो बाजीराव टू हैं उनको कहीं ना कहीं चीजें समझ में आती है कि मैंने गलत कर दिया है ना, मेरे को ये नहीं करना चाहिए था, तो बट वो एक आखिरी अटेम्प्ट भी दे रहे हैं, है ना। क्यों दे रहे हैं, एक और कारण बन रहा है कि जो पिंडारीज हैं, पिंडारीज एक तरह से आप मान लीजिए आदिवासी एरिया के लोग हैं जो लड़ाके हुआ करते थे, है ना। पहले वो मराठास की हेल्प किया करते थे, है ना, लूटपाट मचाते थे दूसरे एरियाज में जाके, लेकिन अब देखो वो मुगलों को लूट रहे थे पहले या फिर ब्रिटिशर्स को लूट रहे थे, लेकिन अब यहाँ पे दिक्कत खड़ी क्या हो रही है कि ये तो ऑलरेडी ब्रिटिशर्स के साथ साइन किए हुए सब ट्रीटी, और वही लोग जो है वो ब्रिटिशर्स को पेल रहे हैं, जा जाके उनकी धन को लूट रहे हैं, उनकी चीजों को लूट रहे हैं। तो अब कहीं ना कहीं जो है मराठास को फोर्स किया जा रहा है ब्रिटिश के द्वारा कि भैया इनके ऊपर नकेल कसी जाए, लेकिन मराठास उनके ऊपर नकेल कसेंगे कैसे, जबकि आप देखिए कि इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो लोग तो अपना रोजगार खो चुके हैं एक तरह से, है ना, तो इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको संभालना। तो यहां कहीं ना कहीं समझ में आती है कि भैया ये बड़ी दिक्कत हो रही है ना। तो पिंडारीज के पीछे अंग्रेज लगे हुए हैं, अब जाके ये जो है थोड़ा एक आखिरी मूव लेते हैं, कोशिश करते हैं बाजीराव टू की किसी तरीके से चीजों को सेटल डाउन किया जा सके, सबको इकट्ठा करते हैं कि चलो अब हम जो है जोश से लड़ाई करेंगे, अब हम अंग्रेजों को हराएंगे। लेकिन थर्ड वॉर होते होते ही सबकी बैंड बजा देते हैं अंग्रेज, और अल्टीमेटली सब मलियामेट अगेन यहाँ पे जो है खत्म, पूरा का पूरा मराठा एम्पायर टूटता हुआ नजर आता है। और अगर आपको मैं रियल में बताऊं मराठा एम्पायर का, तो आखिरी के जो बनते हैं वो जो नाना साहेब टू है ना एक तरह से, तो वो तो उल्टा अंग्रेजों को लिख लिख के पत्र बोल रहे हैं कि भैया किसी तरीके से मेरी पेंशन ही लगा दो, है ना, मेरे को पेशवा मान लो, पहले तो पत्र लिखते हैं, अंग्रेज मना कर देते हैं। क्यों? क्योंकि डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के कारण क्या होता है कि अगर कोई बंदा जैसे मान लो कि ये व्यक्ति का, बाजीराव टू का मान लो कि कोई अगर रियल बेटा है वही बन सकता है आगे का पेशवा, लेकिन अगर कोई अडोप्टेड बेटा तो वो नहीं बन सकता। तो वो खुद जो है नाना साहब वो तो अडोप्टेड है, तो कहीं ना कहीं चल के हम देखते हैं कि वो जो है बैकलैश कर रहे हैं, है ना, अंग्रेज उनकी बात नहीं मान रहे हैं। तो फिर वो पत्र लिख रहे हैं कि मेरे को पेशवा मान लो, अंग्रेज नहीं मान रहे, फिर बोलते हैं कि चलो ऐसा करो कि मेरे को पेंशन ही दे दो थोड़ी सी, वो अंग्रेज फिर भी नहीं मान रहे हैं, यानी कि उसका बिल्कुल ही खत्म ही कर दिया पेशवा का सिस्टम ही। तो आप देखिए कि ये हाल हो गया मराठा का कि आखिरी में जाके अंग्रेजों से ही भीख मांगनी पड़ रही है, कितना वियर्ड है। जबकि आप देखिए फिर शिवाजी को, संभाजी महाराज को, वो भाई वो झुक नहीं रहे हैं, और यहाँ पे देखो क्या चल रहा है। तो यहीं से पता लगता है कि कितने ज्यादा आखिर के लोग तो कितने ज्यादा पॉलिटिकली लोग हैं, पॉलिटिशियन है और कुछ भी नहीं है। शुरू के लोग थे जो तगड़े थे, ये सब पॉलिटिशियन घूम रहे हैं यहाँ पे, है ना, छोटे छोटे स्वार्थ के लिए जो है अपनी ऐसी की तैसी करवा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, बिल्कुल क्वेश्चन की भी आज ही प्रैक्टिस होगी, टेंशन मत लो। अब जो है मैं 10 मिनट में जो है ये भी बता देता हूं, क्योंकि ये सारे का सारा टाइम पीरियड जो चल रहा है इसी में ही मैं सिख गुरुओं का भी बताता हूं। ये 3-4 स्लाइड में कवर कर दूंगा, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, क्योंकि इनके बारे में भी पूछा जा सकता है, तो आपको अलग से मैं बताऊंगा तो उसका कोई सेंस नहीं बैठता है। एक तो गुरु नानक देव जी के बारे में पूछा जा सकता है, 1469 से 1539 के बीच का इनका टाइम है, और इनका जो बर्थ है वो राय भोई की तलवंडी में होता है, आज की डेट में ननकाना साहिब है, और जो डेथ होती है वो आखिर का टाइम जो है इनका वो है आपका करतारपुर साहिब में, है ना। तो पाकिस्तान ने जो है अभी अलाउ भी कर दिया भारतीयों को कि वो करतारपुर कॉरिडोर में जा सकते हैं ना, वहां गुरुद्वारा भी बनाया गया है, तो आप अगर कभी घूम के आना चाहें तो जा सकते हैं उस एरिया में। पहले भारत जो है एक ही होता था, ये तो जबरदस्ती हमारे लोगों ने ही डिवाइड किया है ना अल्टीमेटली। और इसके अलावा अगर ये कंटेम्प्रेरी देखा जाएगा तो बाबर के कंटेम्प्रेरी हैं गुरु नानक देव जी, और कहीं ना कहीं हुमायूं के भी कंटेम्प्रेरी आप बोल सकते हो। एंड संगत और पंगत का जो है इन्होंने ही सिस्टम स्टार्ट किया है, यानी कि अगर मैं बोलूं कि सिखिज्म का बीज अगर किसी ने बोया है तो वो इन्होंने ही बोया है। ठीक है, बहुत कुछ है बताने को, लेकिन अब इतना नहीं मैं बता रहा हूं, मैं टू द पॉइंट चल रहा हूं सारी की सारी चीजों में। फिर आगे गुरु अर्जुन देव जो है ये 5th गुरु हैं सिक्स के, ठीक है, इनसे पहले भी गुरु हो चुके हैं ना, जैसे ये तो गुरु अर्जुन देव जी है। सेकंड जो हो गए आपके गुरु अंगद देव हो गए, है ना। थर्ड जो हो गए गुरु अमरदास हो गए, 4th गुरु रामदास हो गए, 5th जो है गुरु अर्जुन देव जी हो गए। तो ये जो है 1581 से 1606 के पीरियड का टाइम है। और आदि ग्रंथ जो आज गुरु ग्रंथ साहिब आप देखते हो तो उनकी संपादना जो की है इन्होंने ही की है, ये आप ध्यान रखिएगा। इसके अलावा इनका क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जहांगीर ने जो है ना इनको एक तरह से बुलाया था अपनी कोर्ट में, और इनके ऊपर बहुत तसीहे किए गए हैं। जैसे अगर आपने अभी शंभाजी की मूवी देखी होगी, सेम वैसे ही यहाँ पे भी किया गया है, गर्म तवे के ऊपर इनको बिठाया गया है, फिर उसके बाद इनको जो है गर्म जो है
पानी के अंदर उबाला भी गया है। ये देखो कितना ज्यादा दुष्टता है, ऊपर से गर्म रेत डाली जा रही है, यानी पूरा का पूरा शरीर छलनी छलनी किया गया। जितना टॉर्चर कर सकते थे ना, कहीं ज्यादा उससे टॉर्चर किया है ताकि इस्लाम कबूल कर लें। अगर ये इस्लाम कबूल कर लेंगे तो पीछे सभी लोग ही इस्लाम कबूल कर लेंगे, सीधी सी बात है। ये तो इनका हरकतें ऐसी थी, है ना। तो आप देखो कि ये करने के बाद भी इनको चैन नहीं आया, तो गर्म पानी में उबाला गया है। जब उन्होंने पूरे के पूरे श्वास छोड़ दिए तब जाके रावी नदी में उनको बहाया गया है। ये किन के कंटेम्परेरी? जहांगीर के, और जहांगीर ही ये हरकतें कर रहा है। तो ये आप ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कई बार पेपर में आया है क्वेश्चन, इसीलिए मैंने आपको बता दिया है यहाँ पे भी, ठीक है। और क्या चार्जेस इन पे लगाए जाते हैं, मैंने बताया था आपको जहांगीर की स्टोरी में कि जो उसका बेटा होता है खुसरो, है ना, मिर्जा खुसरो, अकबर उसी को राजा बनाना चाहता था, और मिर्जा खुसरो क्या है, इनसे आशीर्वाद लेने चला गया, तो जहांगीर ने उनके ऊपर चार्ज लगा दिया कि ये सपोर्ट कर रहे हैं मिर्जा खुसरो को। तो अल्टीमेटली ये सारी की सारी चीज होती है। फिर इन्हीं के जो बेटे हैं गुरु हरगोबिंद सिंह जी, है ना, तो उनको भी जहांगीर बाद में कैद करता है। और मैंने वो 52 राजाओं वाली कहानी बताई थी, है ना, तो वो निकल जाते हैं जैसे भी करके, वो सब चीजें मैंने आपको बता रखी है, उसमें मैं नहीं जा रहा हूँ। फिर इसके अलावा तरन तारण साहिब सिटी जो है वो भी इन्होंने ही डेवलप करवाई थी, ये आप ध्यान रखिएगा। और जो अमृतसर आप देखते हैं आज की डेट में, है ना, या गोल्डन टेम्पल को देख रहे हैं, तो उन वो कंप्लीशन का काम भी जो है इन्होंने ही किया। गोल्डन टेम्पल तब गोल्ड का नहीं था, उसको बाद में जाके महाराजा रंजीत सिंह गोल्ड का करवाएंगे, तब तो नॉर्मल ही था वो पूरा का पूरा, है ना। तो जिसको आप दरबार साहिब कह देते हैं, है ना। तो ये आप ध्यान रखिएगा। लेकिन स्टार्ट किसने करवा दिया था? गुरु रामदास के टाइम पे स्टार्ट हो चुका था, यानी इनसे पिछले गुरु जो हैं उनके टाइम पे ही गोल्डन टेम्पल जो है बनना स्टार्ट हो चुका था। इसके अलावा ये जो है अब 9th गुरु हैं, ये गुरु गोविंद सिंह के फादर हैं, ठीक है। इनका नाम है गुरु तेग बहादुर जी। ये किसके कंटेम्परेरी है? ये है औरंगजेब के कंटेम्परेरी। दोस्तों क्या हुआ? बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही करते थे, इनका सबका काम ही ये था। तो ये जो है ये औरंगजेब के कंटेम्परेरी हैं, इसीलिए मैं सबका जो मेजर मेजर है वो बता रहा हूँ, 10 के 10 के अंदर नहीं बता रहा हूँ। 10 गुरुओं के बारे में बहुत ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं है आपको, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से टू द पॉइंट चीज़ें बता रहा हूँ। अब यहाँ पे देखिए कि इन्होंने एक आनंदपुर साहिब की सिटी बनाई थी, आप कभी भी जाके देखेंगे तो आज भी है आनंदपुर सिटी। होला महल्ला का जो है, जैसे होली खेलते हैं ना, तो ऐसे वहाँ पे होला महल्ला होता है, बहुत सारे करतब दिखाए जाते हैं, तो वो आज भी आप जाके देख सकते हैं। एक पहाड़ी से पे पूरा का पूरा स्थित है। तो आप देखिए कि ये आनंदपुर साहिब की सिटी जो है इन्होंने ही पूरी की पूरी डेवलप करवाई है। अगर कोई पूछ ले तो बता सकते हैं। इसके अलावा औरंगजेब के कंटेम्परेरी हैं 1675 में। अब हो क्या रहा है 1675 में, वो मैं बता देता हूं। जितने भी कश्मीरी पंडित हैं आप देख रहे हो, सारे के सारे ये कश्मीरी पंडित हैं जितने भी आप देख रहे हैं। और यहाँ पे 9 साल के एक बच्चे आपको खड़े दिखाई देंगे, ये हैं गुरु गोविंद सिंह। और यहाँ पे साइड में आप देखेंगे तो ये गुरु तेग बहादुर है, ठीक है। तो ये सारे मैंने यहाँ पे आपको बता दिया। अब होता क्या है, औरंगजेब उस टाइम पे कट्टरता के चरम सीमा पे था। लगभग 49 ईयर्स तक जो है वो राज करके गया है। अकबर भी 49 ईयर तक करके गया, औरंगजेब भी। और मोटा मोटा देखा जाए तो 50 साल भारत की धरती ने ना बहुत सहा है औरंगजेब को। और आखिरी के 25 साल तो पगला ही गया था, एकदम सनकी हो गया था, ठीक है। तो आखिरी के 25 सालों में अगर देखा जाएगा तो उसने आदेश दे दिया था कि जितने भी लोग हैं ना, इनको पकड़ पकड़ के सबका धर्म परिवर्तन कर दिया जाए, है ना, एक को नहीं रहने देंगे हम हिंदू। तो ऐसे हाल में जब इतने सारे लोग, देखिए ये इनको तो अल्टीमेटम दे दिया था कि इस डेट तक अगर तुमने अपने धर्म को कन्वर्ट नहीं किया तो सब मारे जाओगे, सबको पकड़ पकड़ के काटा जाएगा। तो ये देखिए कि ये सारे के सारे अब इनको समझ नहीं आ रहा है कि किसके पास जाएं। तो ये जो है गुरु तेग बहादुर जी के पास आते हैं और इनको रिक्वेस्ट करते हैं कि आप इसमें कुछ कीजिए, आप हमारा नुमाइंदा बन के जो है औरंगजेब के पास जाइए और उसको बोलिए कि हमें जो है कन्वर्ट ना करे, ठीक है। अब देखो कि यहाँ पे ये एक दुविधा में डूबे हुए हैं, इन्हें भी समझ नहीं आ रहा है, जबकि ये जो है सारी के सारे हिंदू कस्टम्स को मानते नहीं है। जैसे सती प्रथा हो गई, पर्दा प्रथा हो गई, इन चीज़ों को ये कभी भी नहीं मानते थे, है ना। तो कस्टम्स उनके अलग है, लेकिन अब क्यों सपोर्ट कर रहे हैं वो भी आप कारण समझिए। ये बोल रहे हैं कि भैया आपको जो आपका धर्म है उसमें ही रहने की आज़ादी होनी चाहिए, आप जिस भी धर्म को माने, आपके ऊपर फोर्सफुल कन्वर्शन नहीं होनी चाहिए। अब देखो इनका काम नहीं है, क्योंकि सिखिज्म के ऊपर कोई नहीं वहाँ पे लांछन लगा रहा है, कोई कुछ नहीं बोल रहा उनको, है ना। लेकिन फिर भी जो है इस पटे में ये टांग अड़ा रहे हैं, ये समझो आप इस तरीके से। अगर देखा जाए तो खुद का काम भी नहीं है, लेकिन दूसरे के लिए हेल्प कर रहे हैं। यहाँ पे जो है ये मान जाते हैं, कहीं ना कहीं अग्री कर जाते हैं कि हाँ ठीक है, मैं इस आपके बिहाफ पे औरंगजेब से बात करने को रेडी हूँ। तो औरंगजेब को संदेश भेज दिया जाता है कि अगर वो गुरु जी को कन्वर्ट कर लेगा, अगर वो कर लेगा ये काम, तो जितने भी पंडित हैं ना कश्मीर के, सब कन्वर्ट हो जाएंगे, सब के सब लाइन में कन्वर्ट हो जाएंगे, है ना। तो ये जो है औरंगजेब को चैलेंज दिया जाता है, औरंगजेब अपनी कोर्ट में बुला लेता है इनको। और सिर्फ इनको ही नहीं बुलाता है, इनके साथ जो है 3 सिख और होते हैं, ठीक है। तो टोटल 4 लोग हो गए। अब यहाँ पे जो है इनको डेली बोला गया, 5 से 6 दिन टॉर्चर किया गया है, मैं आपको बता रहा हूँ, है ना। बहुत ज्यादा टॉर्चर, अलग लेवल का, जैसे आप वही मैंने आपको बताया, जैसे शंभाजी मूवी में देख रहे वैसा सही, आप बिल्कुल वही समझिए, है ना। तो यहाँ पे देखो कि डेली 3 लोग और हैं। पहले दिन क्या किया जा रहा है, इन्हीं के सामने, इन्हीं के ही एक सिख को जो है उसके ऊपर रुई बांध के उसको जला दिया इनके सामने, है ना। और सब भरे दरबार नहीं, मतलब बाहर चौक पे हो रहा है सब कुछ, जो चांदनी चौक आप देखते हैं ना दिल्ली में, वहां पे हो रहा है, ठीक है। फिर अगले दिन क्या किया जा रहा है, कढ़ाई में एक को उबाल दिया, उठा के बताओ, इस तरीके से तसिए। उससे अगले दिन जो है एक को बीच में, आरे से बीच में
चीरा गया। और आरे को ऐसे नहीं चलाते थे, आप सोचो कि यही एक बार एकदम से चीर दिया, नहीं, आरे को धीरे धीरे सर के ऊपर से यूं 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 बिल्कुल धीरे धीरे चलाते थे ताकि पेन हो इंसान को, है ना, तो उसको पता लगेगा कि अब उसकी खोपड़ी कट रही है, अब उसका दिमाग कट रहा है, अब उसकी आंखें कट रही है। उसको इतना ज्यादा पेन दिया जाता था, धीरे धीरे, हराम खोर कह लो, इनको जो कहना चाहो कह लो, है ना, इतना ज्यादा पेन देते थे। जितनी गाली आप दोगे उतना अच्छा आपको फील होगा, है ना। तो इस तरीके से इन्होंने जो है टॉर्चर किया। फिर आखिर में जाके सेम जो है टॉर्चर यहाँ पे गुरु साहिब के सामने कंडीशन रखी गई कि या तो आप कोई जादू करके दिखा दो, ये बोल रहा है ना, कि अगर आप पैगंबर हो तो जादू करके दिखाओ कोई। ये अलग ही लेवल का चल रहा है औरंगजेब। तो इन्होंने मना कर दिया और कन्वर्ट होने से भी मना कर दिया, बोलते या फिर इस्लाम में कन्वर्ट हो जाओ, दोनों में से एक काम कर लो, हम छोड़ देंगे। तो ना तो इस्लाम में कन्वर्ट हुए, ना ही कोई जादू करके दिखाया, है ना। जादूगर थोड़ी है भाई, एक नॉर्मल इंसान है। ये इंसान ही अपने आप में खास हो जाता है भाई, जो जुल्म के आगे नहीं झुक रहा वो इंसान ही खास हो गया, है ना। कौन कह रहा है कि जादू, जादू तो सब फालतू की बातें है, ये कोई जादूगर वाली बात थोड़ी होगी। कितनी अजीब सी बात करता है यार औरंगजेब, सच में बड़वा है। चलो, तो इस तरीके से जो है इनकी शहादत होती है। चांदनी चौक में इनको बिहेड कर दिया जाता है ना, सर को बेसिकली धड़ से अलग कर दिया जाता है, भरे पूरे के पूरे बाजार के अंदर। और वहां पे आप शीशगंज गुरुद्वारा इसीलिए आज की डेट में आप देखते हैं। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अगर लास्ट सिख गुरु बोलेंगे तो गुरु गोबिंद सिंह है ना। 1675 से 1708 का इनका टाइम है। 9 साल की उम्र में ही जब गुरु तेग बहादुर जी की शहादत होती है तो उसके बाद ये गुरु बन जाते हैं, है ना। और इन्होंने ही, आप देखिए कि बैसाखी जो मनाई जाती है 13 अप्रैल 1699 को, इन्होंने क्या किया था, बोला था, सर मांगे थे, है ना, 5 लोग के सर मांगे थे। अलग अलग कास्ट के, अलग अलग धर्मों के लोग ने जो है अपने सर देने के लिए रेडी हो गए थे, पर सर लिए नहीं थे। वो एक तरह से टेस्ट कर रहे थे उन लोगों को, है ना। तो बेसिकली इन्होंने एक आर्मी के रूप में पूरे के पूरे सिखों को कन्वर्ट कर दिया था, ताकि अब जो है जुल्म से सीधी टक्कर होगी, है ना। बहुत शहीदी हो गई, अब सीधा लड़ाई होगी। तो बहुत सारे लोग को इन्होंने एक आर्मी में पूरी की पूरी, है ना, और एक ड्रेस कोड दे दिया था। और साथ में देखिए कि इन्होंने बोला था कि कोई भी अपने सर के बाल नहीं काटेगा, क्योंकि आप देखिए कि एक्चुअली अगर आपके सर पे बाल रहेंगे और पगड़ी रहेगी तो कोई भी आप पे हमला करेगा, कुछ भी मारेगा तो सर पे वो एक तरह से प्रोटेक्शन का काम करेगा, ठीक है। दूसरा इन्होंने कंघा भी दिया, है ना, कि खुद के जो है कंघा रखेंगे यहाँ सर के ऊपर। इसके अलावा आप देखिए कि वुडन कॉम्ब होता था वो, ठीक है। कृपाण हो गई कि कभी भी कोई जुल्म कहीं पे दिखे तो कृपाण निकालो, ठोक दो उसको वहीं पे। इस तरीके से इन्होंने कृपाण दी। इनका हर चीज का सिंबॉलिकल मीनिंग है, ऐसा नहीं कि यूं ही कर दिया। फिर कड़ा जो आप देखते हैं, आपने अक्षय कुमार की एक मूवी देखी है मिशन रानीगंज, तो है ना, कड़े का यूज आपको वहां पे दिखेगा कि वो बंदा ऐसे ऐसे करके अक्षय कुमार जो वो मारता है यूं करके तो आवाज ऊपर तक आती है। वही है कि ये भी एक हथियार के रूप में यूज हो सकता है अगर भारी कड़ा आपके हाथ में हो, है ना। तो ये अलग हो गया एक चीज। फिर इसके बाद कछहरा हो गया, है ना, कॉटन वाला जो है पूरा का पूरा नीचे कच्छा आप कह लीजिए कछहरा हो गया, है ना। उससे क्या आपकी जो, जब आप युद्ध लड़ेंगे तो आपकी मूवमेंट ईजी हो जाती है। वहीं पे आप बहुत भीड़े भीड़े कपड़े पहन के रखोगे तो मूवमेंट आपकी आसान नहीं होगी, है ना। तो वो कछहरे वाला इन्होंने पूरा का पूरा, बेसिकली ये सारा का सारा सिस्टम एक्चुअली आर्मी बिल्ड करने का है एक तरह से। ये सब सिंबॉलिकल मीनिंग्स है अगर आप ध्यान से देखेंगे तो, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद ये लास्ट ही गुरु थे, इन्होंने जो है इसके बाद गुरु ग्रंथ साहिब को एटर्नल गुरु मान लिया कि यही आपके फाइनल गुरु रहेंगे, इसके बाद और कोई गुरु नहीं आएंगे, ठीक है जी। अब इसके बाद जो है लगभग 100-150 सालों तक जो है सिख एम्पायर तो नहीं बन पाया, और इस ड्यूरेशन में बहुत सारे भारत के ऊपर हमले हुए हैं। अब्दाली ने हमला किया है, बहुत सारे लोगों के हमले हुए हैं, और इस ड्यूरेशन में बहुत सारे जितने भी सिख एम्पायर के लोग थे, है ना, स्पेशली अगर हम देखेंगे तो जो निचली जात के लोग हो गए, है ना, जिनको सम्मान नहीं मिल रहा था, या फिर कहें कि जो जाट लोग हो गए, है ना, जो हट्टे कट्टे थे, मैक्सिमम लोगों ने जो है अपने आप को जो है एक सिख आर्मी में इन्वॉल्व करना शुरू कर दिया। और ऐसा नहीं था कि कोई अलग से सिख आर्मी बन रही है ना, यहीं के ही लोग थे, वो पूरे के पूरे खुद ही एक पूरी आर्मी को क्रिएट कर रहे थे, लेकिन कोई लीड करने वाला उतना नहीं था। तो वो पूरी कहानी आप सिख एम्पायर वाली वीडियो में देख लेना, मैं डलवा दूंगा, इस चैनल पर भी डलवा दूंगा। तो वो 4-5 घंटे की वीडियो, वो तो रोंगटे खड़े कर देगी, आपको रोना ही आ जाएगा उसमें भैया वो अलग लेवल का चीज है ना। तो वो आप देख लीजिएगा। अब मैं वापस से आपको आगे लेकर चल रहा हूं, है ना, तो वो ड्यूरेशन में मैं नहीं जा रहा हूं, मैं अब आपको सीधा महाराजा रंजीत सिंह पे लेकर चल रहा हूं। तो ये जो है अगर आप देखेंगे तो इनका जो है एक लॉर्ड मिंटो है, जो लॉर्ड मिंटो 2 जगह पे अपने नुमाइंदे भेज रहे हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अगर आपसे कभी पेपर में पूछ लीजिए कि चार्ल्स मेटकाफ को वो कहाँ भेजते हैं, तो वो भेजते हैं पंजाब में रंजीत सिंह के पास। और दूसरा, अगर निकोलस स्मिथ को बालाजी का कहाँ भेज रहे हैं, तो वो भेजने सिंध में। ये 2 इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इनके बारे में ये आप ध्यान रखना, किसने भेजा था, लॉर्ड मिंटो ने भेजा था। अब आप सोचो कि ये क्यों हो रहा है, क्या चीजें हो रही हैं यहाँ पे। एक्चुअली में जब ये सारी की सारी चीजें हो रही थी भारत के अंदर, है ना, हम देख रहे हैं ना कि नीचे पूरा का पूरा ब्रिटिश अपना एम्पायर क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं ये क्यों बता रहा हूं, अब मैं वो कॉन्टेक्स्ट पे वापस आपको लेके आ रहा हूं, है ना। मेरे को पता है कि मैं क्या पढ़ा रहा हूं, मैं रैंडमली कुछ नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं इस कॉन्टेक्स्ट पे लेके आना चाह रहा था, इसीलिए मैंने पूरी का पूरी कहानी रची है। आप देखो ये पंजाब के एरिया का जितना भी नीचे का एरिया है, इस पे लगभग ब्रिटिशर पूरा का पूरा राजपाट संभाले हुए हैं, लेकिन
अब यहाँ पे देखो कि ये जो एरिया है ना, यहाँ पे जो महाराजा रंजीत सिंह है, ये एक स्ट्रॉन्ग आर्मी बिल्ड किए हुए हैं यहाँ पे। आप ये पूरा का पूरा एरिया देखिए, है ना, यानी एक सक्षम रूलर है यहाँ पे, और अफगानियों को धूल चटाए हुए हैं। अब दिक्कत क्या है यहाँ पे कि अंग्रेजों ने सोचा कि अगर हम यहाँ पे पंजाब पे पहले कब्जा करते हैं, सोचो, तो एक तो इनकी आर्मी इतनी बड़ी है, इनसे लड़ना पड़ेगा, वो एक लड़ाई झगड़े में हमारी सारी सेना खराब होगी, इतने रिसोर्सेज खराब होंगे। दूसरा, अगर हमने पंजाब को फतेह कर भी लिया तो इधर से अफगानिस्तान वाले नहीं छोड़ेंगे, वो कितने लड़ाके हैं, है ना, वो बार बार आके इनको धूल चटाएंगे, और हम देखेंगे आगे चल के कि अफगानी लोग जो है बैंड बजा के रखेंगे अंग्रेजों की, है ना, तो वो अलग हमें दुखी करेंगे। ये तो दो कारण थे ही। तीसरा कारण सुनिए कि क्या था। उस टाइम पे देखिए कि नेपोलियन का जो है ना पूरा का पूरा यहाँ भारत में आना तय था लगभग, कि वो नेपोलियन जो है ना वो इधर से रशिया की हेल्प लेके और उधर से नेपोलियन जो है भारत में आएगा, और वो इसी रूट से आएगा। ऐसा भी पूरे का पूरा चल रहा था सिस्टम। और मैंने आपको बताया कि जो फ्रेंच लोग और ब्रिटिशर लोग हैं, यही तो आपस में लड़ रहे थे, है ना, वो फ्रांस का नेपोलियन हो गया। तो कहीं ना कहीं इनको खतरा था कि नेपोलियन अगर भारत के अंदर एंटर करता है, वो इस एरिया से करेगा तो भी गड़बड़ हो जाएगी, है ना। तो इन्होंने क्या किया, ब्रिटिशर्स ने एक फ्रेंडली अलायंस क्रिएट करने की कोशिश की पंजाब वालों के साथ, बेसिकली कि एक बफर स्टेट के तौर पे पंजाब को यूज किया जा सके। तो यहाँ पे जो है महाराजा रंजीत सिंह के साथ, है ना, एक तरह से आप समझिए कि फ्रेंडली अलायंस करते हैं ब्रिटिशर्स। उनको बोलते हैं कि ये जो एरिया है ना, ये कौन सी रिवर है, सतलुज रिवर है, ये मैंने बना भी दिया। तो सतलुज के उस पार जो है हम इन्होंने कंसीडर कर लिया कि ये आपका पूरा का पूरा एरिया है, हम जो है इस एरिया में कभी भी एंटर नहीं करेंगे। सतलुज रिवर को जो है एक बाउंड्री के तौर पे क्रिएट कर दिया गया, और वहीं पे सतलुज के नीचे जो है वो कह रहे हैं हम कुछ भी करें, आप इसमें इंटरफेयर नहीं करेंगे। यानी कि आते ही जो एक सोचो कि एक पावरफुल एरिया को साइड में कर दिया। कितने दिमागदार हैं अंग्रेज इस चीज में, है ना। और उस टाइम पे मैं ये चीज आपको बता दूं कि अगर पंजाब चाहता तो भी अंग्रेजों को बीट नहीं कर सकता था, मैं साफ शब्दों में बताऊं। क्योंकि अभी ये जो टाइम चल रहा है ना, आपको देखिए कि पंजाब अपनी पीक पे कब पहुंचा है, 1839 में पहुंचा है। स्ट्रॉन्ग आर्मी कब बनी है, 1839 के अराउंड तक बनी है। अभी तो शुरुआत ही हुई है यहाँ पे, जस्ट उन्होंने जो है महाराजा रंजीत सिंह ने लगभग कंपाइल ही किया है। यहाँ पे भी तो बहुत सारी मिसल थी जो आपस में लड़ भिड़ रही थी, जैसे मराठा लड़ भिड़ रहे थे, तो इन्होंने आके सबसे पहला काम क्या किया, वो सारी की सारी मिसल को कंट्रोल में किया, है ना। जैसे मराठा में छोटे छोटे एरिया में बटे हुए थे ना, तो इन्होंने आके सबसे पहले उन सबको पेला कि भैया तुम जो आपस में लड़ रहे हो, तुमको एक छत्र राज बनाता हूं। तो इन सबको पेल के एक ही धागे में पिरो दिया कि तुम सब मेरे अंडर रहोगे। तो ये बहुत तगड़ा काम किया। अभी यहां पे देखिए कि जब घर के अंदर ही सिविल वॉर चल रहा हो, तो ऑब्वियस सी बात है कि बाहर आप कुछ नहीं कर सकते हैं, ये सबसे बड़ी चीज है। तो इसलिए यहां पे कंपाइलेशन इनका जो यहां पे हैंडलिंग थी वो कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट थी एज कंपेयर टू कि वो पूरे भारत को संभाले। और भारत तो कुछ था भी नहीं उस टाइम पे, है ना, किसी को भारत की नहीं पड़ी, सीधी सी बात है ना, हर किसी को अपने अपने एरिया की ही पड़ी हुई है। तो यहां पे देखिए कि जबकि मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी तो यहां पे मुगल्स की है, वो संभालिए, हैं, इतने सालों तक वो लगे हुए हैं, मुगल्स जो है इतना राजपाट क्रिएट किए हुए हैं, इतना भारत के अंदर है, पिछले 200 सालों से लगे हुए हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है भारत को संभालना। नहीं संभाल पा रहे, कुछ नहीं कर पा रहे, पेल दिया पकड़ के अंग्रेजों ने। वही वाली बात है, क्या कर लोगे आप। तो अल्टीमेटली ये जो चार्ल्स मेटकाफ इनके पास जा रहे हैं, यही हो रही है ट्रीटी ऑफ अमृतसर एक तरह से। और वहीं पे उस तरफ निकोलस स्मिथ कहाँ जा रहे हैं, सिंध में जा रहे हैं, तो वहां पे भी एक ट्रीटी साइन होनी है। कुल मिला के उसमें मैं नहीं जा रहा हूं, बट कभी कभी पेपर में सीधा पूछ लिया जाता है ना। तो आगे चल के यही एक ट्रीटी जो है ना सतलुज रिवर वाली, यही ब्रेक होने की वजह से, यानी ट्रीटी ऑफ अमृतसर ही ब्रेक होने की वजह से कहीं ना कहीं वापस से एंग्लो सिख वॉर भी होंगे। तो मैं आपको आज वॉर्स के बारे में ही पढ़ा रहा हूं, तो वही मैं पूरा कॉन्टेक्स्ट उसी के लिए रचा है मैंने, ये है ना। तो आप देखिए कि फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर जो हो रहा है 1845 से 46 में हो रहा है, जिसमें ब्रिटिशर जीत जाते हैं। ये कब हो रहा है, ये महाराजा रंजीत सिंह की डेथ के बाद हो रहा है, क्योंकि तब तक तो अंग्रेजों ने उन पे हमला नहीं किया, क्योंकि उनके पास भी जो है ना वो कहीं ना कहीं फ्रांस के बहुत सारा तगड़े लड़ाके उन्होंने बुला रखे थे। अपनी आर्मी को जो है इंडो यूरोपियन स्टाइल में उन्होंने पूरा का पूरा तैयार कर रखा था, और अच्छी खासी तोपें वगैरह सब मंगा के रखी हुई थी। यानी पंजाब के पास असला बारूद और सोल्जर्स बहुत तगड़े, और उनकी ट्रेनिंग वेल डिसिप्लिन्ड वाली थी। अगर अंग्रेजों के अलावा अगर देखा जाएगा सबसे बड़ी आर्मी और सबसे स्ट्रॉन्ग आर्मी उस टाइम पे तो पंजाब के पास थी, ठीक है। तो वही मैंने बोला कि उस टाइम तक तो अंग्रेजों ने कुछ पंगा नहीं लिया, लेकिन यहां पे अब देखो कि इस टाइम पे आके ना 1845 के अराउंड आके नेपोलियन का तो काम वैसे ही खत्म हो चुका है, फ्रांस लगभग अपना हार चुका है, कोई सेंस नहीं बैठता है, अब कोई तगड़े वाली चीज है नहीं है कि उस तरफ से कोई आ ही जाएगा, है ना। और यहां पे कहीं ना कहीं आप देखिए कि पंजाब के अंदर एक वॉर ऑफ सक्सेशन होता है, एक के बाद एक महाराजा को मारा जा रहा है ना, आपस में गृह युद्ध चल रहा है। मैंने बोला ना आपको कि पहले तो उन्होंने महाराजा रंजीत सिंह ने सबको कंट्रोल किया, लेकिन उनके बाद जो हुआ गंद मच गया पूरे का पूरा, है ना, एक के बाद एक जो है यहाँ पे मर्डर्स हो रहे हैं। तो यहां अंग्रेजों ने देखा कि भैया अब हमें एक लूप होल दिखाई दे रहा है, किसी ना किसी तरीके से पंजाब को हड़पना चाहिए, है ना। और साथ में एक और चीज देखिए कि पंजाब के ही बहुत सारे लोग जो है अंदर ही
जैसे नोबल्स होते हैं ना, तो लाल सिंह जैसे लोग जो हैं, आप देखिए उन्होंने तो अंग्रेजों को खत लिख लिख के बोला कि आ जाओ और पंजाब को लूट लो, और उनको अपना ही चाहिए यहाँ पे, है ना। सबके अपने अपने हित है कि आप देखो गुलाब सिंह नाम का व्यक्ति है ना, एक गुलाब सिंह नाम का व्यक्ति, वो तो अंग्रेजों को खत लिख लिख के, बताओ, यहाँ का लीडर है, यहाँ का कमांडर है, जिसके हाथ में इतनी बड़ी बागडोर है। अब देखो एक्चुअली में खार कहाँ से खाया हुआ था कि जो पंजाब के लोग हैं उन्होंने कश्मीर फतेह कर रखा था, है ना, और कश्मीर जो है गुलाब सिंह के ही वंशजों का था। अब यहाँ पे कहीं खार खाए हुए हैं, जबकि इतना अहम रोल में है वो पंजाब के अंदर, लेकिन फिर भी खार खाए हुए हैं। सोचो कि अंग्रेजों जब युद्ध करते हैं यहाँ पे, पूरा का पूरा पंजाब को फतेह करते हैं, तो गुलाब सिंह उनसे 75 लाख रुपए में कश्मीर खरीद रहा है। सोचो, यानी कि पंजाब का ही खजाना लूट लूट के उनसे कश्मीर खरीदा जा रहा है, और पंजाब के खजाने में देखा जा रहा है तो कुछ मिल ही नहीं रहा, सब लूटपाट कर ली, यहाँ पे अलग ही चल रहा है सिस्टम। तो वही मैं कह रहा हूँ, एनार्की क्रिएट हो गई थी पंजाब के अंदर, जिसकी वजह से अंग्रेजों ने सोचा कि अब तो हम लूट ही लेते हैं ना, तो जाके पंजाब को ही लूट लिया पूरे का पूरा, अपने ही अंडर करने की कोशिश की और अपना ही एक बंदा वहां पे बिठा दिया, है ना। तो ये हो गया पहला ही फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर हो गया, और ये उस ड्यूरेशन में हुआ जब सतलुज की रिवर को जो है सिखों ने क्रॉस किया था एक्चुअली में, है ना, उस टाइम पे। अब वो उसके पीछे ये भी कारण हो सकता है इन्होंने करवा दिया हो, गुलाब सिंह लाल सिंह जैसे लोगों ने करवा दिया हो, क्या बोल सकते हैं इस चीज में, है ना। तो जब वो क्रॉस किया रिवर, तो ब्रिटिशर्स को बाहर ना चाहिए था, तो उन्होंने युद्ध कर लिया कि भैया आपने ट्रीटी जो अमृतसर की है वो ब्रेक कर दी, अब हम युद्ध करेंगे। तो इस तरीके से जो फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर हमें देखने को मिलता है, और 1845 से 46 के बीच में होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो पंजाब की महारानी है ना, महाराजा रंजीत सिंह की सबसे छोटी बीवी आप कह लीजिए, रानी जिंदा। अब ये जो है इनके साथ भी बहुत ह्यूमिलेशन की जाती है, और इनको जो है बनारस में भेज दिया जाता है पेंशनर के तौर पे। अल्टीमेटली बाद में ये वहाँ से भी निकल जाती हैं और नेपाल में जाके नेपाल के राजा की शरण ले लेती हैं, ऐसा भी होता है। और यहाँ पे जो राजा दिलीप सिंह है ना, महाराजा दिलीप सिंह जिनको बोला जाता है पंजाब के आखिरी ही महाराजा हैं, उनको अंग्रेज अपने साथ ले जाते हैं, वहाँ पे इंग्लैंड में ले जाते हैं, है ना। 5 साल के बच्चे हैं अभी, उनके थ्रू जो है पूरा भारत पे शासन कर रहे हैं पंजाब वाले एरिया में, और उनको जो है फिर ब्रिटेन में ले जाते हैं, वहीं पे उनको क्रिश्चियन बना देते हैं। जब उनको समझ में आती है, बहुत जब जवान होकर वापस अपनी माँ को मिलने आते हैं भारत के अंदर, रानी जिंदा को, फिर उनको पता लगता है कि वो है कौन है, तो फिर वो वापस से अपने आप को सिख धर्म में कन्वर्ट करते हैं, नहीं तो उनको पता ही नहीं था कि वो है कौन है। और ये चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं, है ना। बहुत ज़्यादा इस चीज़ से पंजाब के लोगों ने भी खार खाई, उनको भी अच्छा नहीं लग रहा था कि ये क्या कैसा ट्रीटमेंट हमें दिया जा रहा है। इसके अलावा आप देखिए कि जो मूलराज हैं, मूलराज कहाँ के गवर्नर थे उस टाइम पे, मुल्तान के, उन्होंने भी एक आखिरी अटैम्प्ट दी कि अंग्रेजों की हम नहीं सुनेंगे, उन्होंने भी अंग्रेजों को पेलने की कोशिश की। लेकिन अब वही वाली बात है कि लगभग चीज़ें, जितने भी रिसोर्सेज है, जब अपने ही लोग गद्दार निकलेंगे, सब रिसोर्सेज ही आप सामने वाले को दे दोगे। युद्ध के टाइम में देखिए कि यहाँ पे क्या हो रहा है, जो बक्से भर भर के जो होता है ना, आप सोचो कि नदी के पार आ चुके हैं, आप सोचो ये नदी है, नदी के पार आके यहाँ पे सिख लोग अपना डेरा डाले हुए हैं। मैं पूरी एक वीडियो बनाई है इसके ऊपर, मैं शेयर कर दूंगा आप लोग को, है ना, इसी चैनल पे डाल दूंगा। वो नदी के पार आ चुके हैं सतलुज के यहाँ पे, है ना, और यहाँ पे नदी है, आप समझो यहाँ पुल बना हुआ है। अब कितनी वियर्ड सिचुएशन है कि अगर अपने ही लोग इस पुल को उड़ा दें, सोचो जिस पुल से आपको सप्लाई होनी है, सारे का सारा वेपन सप्लाई होना है, खाना सप्लाई होना है, अपने ही लोग, लाल सिंह जैसे लोग जो है, अपने ही कमांडर्स जो है यहाँ पे जो मिले हुए हैं अंग्रेजों के साथ, उन्होंने पुल ही उड़ा दिया उठा के। बताओ क्या कर लेगी हमारी सेना, है कुछ भी नहीं कर पाएगी। फिर देखो कि जो बक्से होते हैं जिसके अंदर असला बारूद था, उसके अंदर इन्होंने सड़ी हुई गेहूं भर के दे दी, सड़ी हुई गेहूं के बक्से यहाँ पे भेजे जा रहे हैं। अब जब यहाँ पे सिख लोग देखते हैं तो भैया उनके पास तो असला बारूद ही नहीं है, ये तो सड़ी हुई गेहूं भेज दी। तो इतना ज्यादा खस्ता हाल यहाँ पे चल रहा है, समझ ही नहीं आ रहा कि क्या होगा। तो इस तरीके से हमने देखा कि बहुत ह्यूमिलेशन हुई है, लाखों लोगों ने अपनी जान गंवाई यहाँ पे, केवल और केवल किस चीज के लिए, गद्दारों की वजह से। देखो आप, है ना, तो बहुत ज्यादा बुरे हाल यहाँ पे हुए। और अल्टीमेटली जैसे मैंने बोला ना, मुगल्स ने किसकी सपोर्ट ली थी, राजपूत की सपोर्ट ली थी पूरे भारत में कमांड कसने के लिए। अब यहां पे देखो कि जब पूरा का पूरा सिख एम्पायर उधेड़ बुन करके रख दिया, सब बिल्कुल खत्म हो चुका है यहां पे। अब कहीं ना कहीं जो है अंग्रेजों ने जितने भी सिख सोल्जर्स थे, देखो वो तो हट्टे कट्टे हैं, वो सोल्जर्स हैं, वो कुछ नहीं और कर सकते, तो उनको कहीं ना कहीं भर्ती करना शुरू कर दिया। और आप देखिए कि इन लोगों की हेल्प की वजह से जो है अल्टीमेटली ब्रिटिशर्स ने अपना बहुत ज्यादा वास्ट एम्पायर को और एस्टेब्लिश करने की कोशिश की है। ठीक है दोस्तों, तो भूखे प्यासे रहेंगे तो क्या करेंगे, यही करेंगे, है ना, और कोई रिसोर्सेज नहीं है। जब खुद के ही लोग गद्दारी कर रहे हैं, खुद के ही कमांडर्स गद्दारी कर रहे हैं, तो क्या कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमने देखा कि यहाँ पे जो ब्रिटिशर्स हैं वो डिफीट करते हैं सिक्स को। किस किस बैटल में, ये सीधा पेपर में पूछ लिया जाता है। तो बैटल ऑफ रामनगर में, जिसको सर ह्यू गोफ जो है लीड कर रहे थे, सर तो क्या ही बोले इनको, ह्यू गोफ लीड कर रहे थे। फिर एक बैटल ऑफ चिलिया वाला है, बैटल ऑफ गुजरात है, ये गुजरात पाकिस्तान वाला गुजरात है, यहाँ वाला गुजरात नहीं है, ठीक है। तो 1849 के अंदर जो है सिक्स आर्मी जो है रावलपिंडी में, जो पाकिस्तान वाला एरिया है ना, पूरा पाकिस्तान ही अपना था। पंजाब का महाराजा रंजीत सिंह ने तो लगभग अफगानिस्तान तक ही अपना कब्जा कर लिया था, है ना। तो आप देखिए कि यहाँ रावलपिंडी में जाके जो है कहीं ना कहीं सरेंडर करना पड़ता है सिख आर्मी को, और यहाँ पे जो है सारी की सारी चीज़ें फिर बदल जाती हैं हमेशा के लिए। ठीक है दोस्तों,
इसके अलावा फर्स्ट एंग्लो अफगान वार की मैं बात करता हूं। मैंने क्या बोला था कि धीरे धीरे अब अंग्रेज जो हैं अपनी आंखें गड़ाएंगे अफगानिस्तान की तरफ। तो मैंने अफगान वॉर के ऊपर भी एक कंप्लीट वीडियो बना रखी है, 1-1.5 घंटे की वो भी वीडियो है, उसको भी मैं शेयर करूंगा, इस चैनल पे ही डाल दूंगा, ताकि आपको डिटेल में जिसको पढ़ने का मन हो ना, क्योंकि ये सब कहानियां मैं फटाफट से बताता जा रहा हूँ, वहां मैंने डिटेल में बताई कि कैसे कैसे क्या क्या युद्ध हुआ, कैसे उन्होंने किया, क्या स्ट्रेटेजी थी वो। अगर आपको मजा आता है उस चीज में तो आप उन वीडियोज को देखना, उसमें आपको और इंटरेस्ट जागेगा। ठीक है, बिल्कुल। इसके बाद ज्योग्राफी स्टार्ट करेंगे। रावलपिंडी एक्सप्रेस किसको बोलते हैं? शोएब अख्तर है। तो फर्स्ट एंग्लो अफगान वॉर को भी पूछ लिया जाए तो 1838 से 42 के बीच में हुआ है, और अफगान को कौन लीड कर रहा था? यहाँ पे अमीर दोस्त मोहम्मद लीड कर रहे थे, ये आप ध्यान रखना। बाद में जाके तो खुद ही अंग्रेजों के सामने घुटने टेक रहे हैं, ये बहुत ही अजीबोगरीब स्थितियां हो रही है, ये आप देखिएगा उसके अंदर, है ना। फिर यहाँ पे आप देखिए जो लॉर्ड लॉरेंस हैं वो फॉलो करते हैं पॉलिसी ऑफ मास्टरली इनएक्टिविटी, वो करते हैं 1864 से 1869 के बीच में, ये आप ध्यान रखना। मास्टरली इनएक्टिविटी का मतलब है कि अफगानिस्तान जैसा है उसको छोड़ दीजिए वैसी की वैसी, क्योंकि एक्चुअली में जो है अंग्रेजों ने कोशिश की थी अफगानिस्तान को जीतने की, जिसमें आप समझो कि 15-20 हजार अंग्रेज गए थे और केवल एक लौटा। उन्होंने पकड़ पकड़ के चुन चुन के अंग्रेजों को मारा था, है ना। तो वो भी एंग्लो अफगान वार वाली वीडियो में सुन लेना, तब आपको मजे आएंगे। आपको लगेगा ये चल क्या रहा है ना, एक एक अंग्रेज को पकड़ पकड़ के पेला था भैया, है ना, मार गिराया था सबको, तो केवल एक अंग्रेज वापस लौटा था, तो वो आप उसमें पढ़ लेना। फिर सेकंड एंग्लो अफगान वार जो है 1878 से 1880 में होता है, जिसमें अफगानिस्तान की तरफ से अगर हम देखते हैं तो अमीर शेर अली जो है यहाँ पे लीड कर रहे होते हैं, है ना। और ये जो है कहाँ पे स्टॉप करते हैं ब्रिटिशर्स को आने से? खैबर पास में, क्योंकि खैबर का पास ही जहां से ये लोग एंटर कर सकते थे, तो यहां से जो है एक झड़प हो जाती है दोनों के बीच में, और शेर अली जो है उनको घुसने नहीं देते हैं बेसिकली ब्रिटिशर्स को, तो यहां एक पंगा हो जाता है। ठीक है, और इस टाइम पे जो लॉर्ड लिटन है, लॉर्ड लिटन वही पागल है ये, है ना, तो ये वो राइटर था, राइटर है ना, तो ये जो है राइटर लॉर्ड लिटन है, ये वहां पे गवर्नर जनरल बना हुआ है। ये क्या बोलता है? फॉरवर्ड पॉलिसी अपना रहा है, जबकि लॉरेंस जो मास्टरली इनएक्टिविटी कर रहा है, यानी कि कुछ नहीं कर रहा है, जैसी चीजें चल रही है चलने दो। लेकिन ये कह रहा है नहीं नहीं, अब तो मैं अफगानिस्तान को फतेह करके ही रहूंगा, तो ये घुस जाता है बिल्कुल ही, आप समझिए। और यहाँ पे जो है अल्टीमेटली शेर अली को भागना पड़ता है, और उसका बेटा याकूब खान को जो है एक नया अमीर बना दिया जाता है। अमीर का मतलब राजा बना दिया जाता है वहां पे, सीधी सी बात है। और यहाँ होती है ट्रीटी ऑफ गंदमक। अब यही इसी ट्रीटी के लिए मैं पूरा का पूरा कहानी आपको बता रहा था। इनके गवर्नर जनरलों के नाम आपको पता होने चाहिए, रूलर्स के नाम पता होने चाहिए, ट्रीटी का नाम पता होना चाहिए। तो ट्रीटी ऑफ गंदमक जो है किसके बीच में हो रही है? अफगानियों के बीच में और ब्रिटिशर्स के बीच में हो रही है, ये आपको ध्यान रखना है। और कब हो रही है? 1879 में हो रही है ना। और ब्रिटिश रेसिडेंट यानी कि एक नुमाइंदा अपना जो है ब्रिटिश यहाँ पे छोड़ देंगे, जो यहाँ हमेशा काबुल में बैठेगा और सारी की सारी रिपोर्ट अंग्रेजों को दिया करेगा। इस तरीके से यहाँ पे सारे का सारा सिचुएशन होती है। फिर थर्ड एंग्लो अफगान वॉर जो है वो 1919 में हो रहा है, तो बहुत लेटेस्ट में ही हो गया है ना, लगभग देखा जाएगा। तो जो वॉर है वो किस ट्रीटी पे एंड होता है? ट्रीटी ऑफ रावलपिंडी पे एंड होता है। और अफगानिस्तान जो है अगर बोला जाएगा तो उसको इंडिपेंडेंस कब मिलती है, अगर देखा जाएगा मोटा मोटा, कि ब्रिटिश इंडिया से इंडिपेंडेंस उसको मिलेगी 19 अगस्त 1919 में, ये आप ध्यान रखना। इसी एंग्लो अफगान वार के बाद अफगानिस्तान जो है इंडिपेंडेंट हो जाता है। जैसे भारत 1947 में हो रहा है, ये 1919 में हो रहा है, इस तरीके से आप समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए अब फटाफट से हम क्वेश्चन कर लेते हैं। कहने सारा ऊपर से नहीं सारा ऊपर से दोस्त इसलिए निकल रहा है, एक बच्चा बोल रहा है सारा ऊपर से, वो इसलिए निकल रहा है क्योंकि आपको डिटेल में नहीं पता है। अभी सिर्फ काम की चीजें मैंने बता दी, आपको डिटेल में पढ़ना है, मैं डाल दूंगा इसी चैनल पे, डालूंगा पूरी वीडियोस डाल दूंगा। 2-3 दिन में मैक्सिमम वीडियोस रिकॉर्डेड सेक्शन में देख लेना, इसी चैनल पे डाल दूंगा। ठीक है, परेशान मत हो, उसमें डिटेल में है सब कुछ, तुम्हें मजे आएंगे। नहीं तो फिर यहाँ पे क्या बहुत डिटेल में 7-8 घंटे की वीडियो बन जाएगी ये दोस्त, फिर आप सब सोचो 7-8 घंटे झेल पाओगे तुम मुझे चलो क्वेश्चन देखते हैं फटाफट से। मैंने मेन बहुत चीजें बता दी जहां से क्वेश्चन आने हैं। आपको डिटेल में पढ़ना, मैं डालूंगा ना वीडियो, क्यों परेशान हो रहे हो, उनको डिटेल में पढ़ना। चलो, व्हेन डिड द फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर टुक प्लेस? मैंने मैसूर वॉर के बारे में पूरा डिटेल में आपको बताया है। 1799 में जो है फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर होता है, जिसके बाद टीपू सुल्तान हार जाता है और लगभग श्रीरंगापट्टनम जो अपनी खुद की कैपिटल है उसको भी नहीं बचा पाता, और फिर वहां पे वापस से वोडिया डायनेस्टी का कब्जा हो रहा है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स डिड द बैटल ऑफ प्लासी टेक प्लेस? तो बैटल ऑफ प्लासी कब होता है भाई? तो 1757 में होता है बैटल ऑफ प्लासी। कहां पे हो रहा है? कलकत्ता के अंदर ही हो रहा है बैटल ऑफ प्लासी। और किसको हराया जा रहा है? सिराजुद्दौला को हराया जा रहा है। कौन हरा रहा है? मीर जाफर मिलके जो है अंग्रेजों के साथ हरा रहा है, सीधी सी बात है। रॉबर्ट क्लाइव था उस टाइम पे, है ना, तो क्लाइव का नाम आप याद रखिएगा। द फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर वॉज फॉट इन द ईयर। तो आप एंग्लो मैसूर को कभी भी एंग्लो मराठा से कंपैरिजन मत कर लेना, कई बार देखने में ऐसे ही लगता है कि ये एंग्लो मराठा लिखा हुआ है ना। एंग्लो मैसूर और मराठा में कंफ्यूज मत करना, अक्सर पेपर में ऑप्शन दोनों के ही दे दिए जाते हैं, तो ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर 1799 में हुआ, ये तो मैंने अभी बताया भी है। विच स्टेट वॉज फाउंडेड बाय निजाम उल मुल्क इन 1724? निजाम उल मुल्क कह लो या आसफ जाह मन कह लो,
आसफ जावन। इसने कौन सी स्टेट बनाई है भाई? मैंने आपको बताया था, उस्मान अली के बारे में भी बताया था, रजा कार्स के बारे में भी बताया था मैंने, रजा कार्स के बारे में बताया आपको, है ना, उस्मान अली के बारे में बताया आपको। उस्मान अली कौन है? हैदराबाद, ठीक है। After the decisive battle of Plassey of 1757, who among the following was declared the नवाब of बंगाल by the Britishers? तो ये मीर जाफर ने ही तो गद्दारी की थी, तो बैटल ऑफ प्लासी के बाद मीर जाफर को उन्होंने नवाब बना दिया, मीर जाफर के बाद उसकी के सन इन लो मीर कासिम को बना दिया, है ना। तो ये इस तरीके से पूरा का पूरा शेड्यूल चला है। उसके बाद विजयनगर एम्पायर इंक्लूडेड पीपल फ्रॉम डिफरेंट कल्चरल रिलीजन्स, विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन वाज नॉट अ पार्ट ऑफ इट? देखो विजयनगर में मैंने एक चीज आपको बताई थी कि जो इस तरफ कोंकण का एरिया था ना, कोंकण का एरिया जो इस तरफ था, वो कभी तो बहामनी वाले ले लेते थे, कभी विजयनगर वाले ले लेते थे, लेकिन मैक्सिमम अगर नीचे का कर्नाटक वगैरह का एरिया देखा जाए या तेलुगु एरिया नीचे का देखा जाए, है ना, या फिर तमिल देखा जाए, है ना, ये सारे का सारा जो है ये उन्हीं के कब्जे में रहा था। लेकिन अगर आप मराठास की बात करते हैं, मराठास वाला लगभग अगर वीर शिवाजी की भी बात करें तो वो बीजापुर से ऊपर का एरिया सारा का सारा, है ना, कोंकण का एरिया एक तरह से आप मान लीजिए वो मराठास वाला है। तो वो हमेशा से विजयनगर के अंडर नहीं रहता, तो सीधा सीधा सा आप इस तरीके से उत्तर इसका दे सकते थे कि मराठा एम्पायर हो जाएगा। थोड़ा कॉमन सेंस लगा के आप चीजें कर सकते हैं। कहानी समझ में आ रही है आपको? क्या बोल रही तुम लोगों को कुछ समझ में आया? बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको बोल रहा हूँ, जितने भी लोग बोले ना कि समझ नहीं आया, मेरी स्पीड एक तो बहुत तेज है, ठीक है। जिनको नहीं समझ में आई है, तीन चार चीजें मेरे को पता है आपको क्या नहीं समझ में आया। मराठा वॉर शायद आपको हो सकता है थोड़ा बहुत ना पता लगा, या सिख वॉर के बारे में या अफगान वॉर के बारे में, ये तीन ही चीजें हैं। मैं तीनों की ही डिटेल्ड वीडियो रिकॉर्डिंग सेक्शन में डाल दूंगा, आप 2 दिन के अंदर उसको खत्म कर लेना, तब ये वीडियो दोबारा देख लेना, तो आपको सारी समझ में आ जाएगी कि कहानी चल क्या रही है, ठीक है। मैंने ब्रीफ में इसीलिए बताया क्योंकि मैं इतनी ज्यादा डिटेल में बताऊंगा तो बहुत लंबी क्लास हो जाएगी, एक ही क्लास आप नहीं देख पाओगे इतनी लंबी क्लास। इसीलिए मैंने बोला कि एंग्लो अफगान, एंग्लो मैसूर, ये सारी के सारे मैंने डिटेल में बना रखे हैं, मैं आपको डाल दूंगा। ये तो एक ब्रीफ आउट वाली टू द पॉइंट क्लास है जिसके अंदर से सीधा प्रश्न आते हैं। ये वो क्लास है जहां से पेपर में क्वेश्चन आएंगे, इसलिए मैंने ली है ये क्लास, ठीक है। तो पेपर में आप देखो क्वेश्चन सीधे सीधे वही आ रखे हैं जो आज की क्लास में मैंने बताए हैं। आगे, ये बैटल ऑफ प्लासी वाज फॉट बिटवीन ईस्ट इंडिया कंपनी फोर्स हेडेड बाय रॉबर्ट क्लाइव एंड द नवाब ऑफ बंगाल। तो बेसिकली बोल रहे नवाब ऑफ बंगाल कौन था? तो सिराज उद दौला था भाई, नवाब ऑफ बंगाल तो सीधा है ना। अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग मुगल एम्परर वर द मराठास ए मेजर चैलेंज टू द सॉवरेनिटी ऑफ द मुगल्स? बताओ मराठास कब जो है एक मेजर चैलेंज बन गए थे मुगल्स के लिए? तो औरंगजेब के टाइम में बन गए थे। आधी संपत्ति उसने, अपने आधे रिसोर्सेज तो मराठास को रोकने में खराब कर दिए थे, मैंने आपको बताया। तो संभाजी महाराज का टाइम, शिवाजी महाराज का टाइम औरंगजेब का ही तो है, तो यही उत्तर हो जाएगा इसका, औरंगजेब, ठीक है। आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग सिख रिफॉर्म मूवमेंट वाज स्टार्टेड इन 1873 इन अमृतसर? अब ये जो सिख रिफॉर्म मूवमेंट है भाई साहब, अब वैसे तो कुका मूवमेंट भी सिखों से रिलेटेड है, निरंकारी नामधारी, लेकिन आपको जो मेजर देखना है वो सिंह सभा मूवमेंट, इसका उत्तर आ जाएगा। ये पेपर में पूछा गया, लेटेस्ट में इसी बार में पूछा गया है, तो इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। ये इसमें क्या हुआ था, वापस से सिख्स को अपने रियल वाले कल्चर में शिफ्ट करने की बातें हो रही थी, है ना। क्योंकि आप देखो कि यहाँ पे एक्चुअली मैं आपको बताऊं तो कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स यहाँ भी पंजाब में पैदा हो गए थे। कुछ लोग का मानना था कि नहीं, 10वें गुरु जो है गुरु गोबिंद सिंह, उनके बाद भी जो है आगे गुरु कंटिन्यू रहेंगे। तो बहुत सारे इसमें सेक्ट ऐसे हैं जो जबरदस्ती अलग अपने नए गुरु भी बना के बैठे हैं, है ना, उनके गुरु आज तक चल रहे हैं। अब मैं किसी के बारे में बोलना नहीं चाह रहा हूँ, है ना, छोड़िए उन चीज़ों के बारे में। जैसे अगर एक सेक्ट में बोलूँ निरंकारी का, तो उनका बिल्कुल अलग ही आइडियोलॉजी है, जबकि वो गुरु ग्रंथ साहिब को मान रहे हैं, लेकिन आइडियोलॉजी अलग ही चल रही है। वो बोल रहे हैं कि नहीं, आज भी मानव रूप में गुरु रहेंगे, तो वो एक डिफरेंट, अब मैं क्या कह सकता हूँ उस चीज़ में। जबकि गुरु गोबिंद सिंह डिक्लेयर कर गए हैं कि लास्ट गुरु गुरु ग्रंथ साहिब है, अब इसके बाद और कोई गुरु नहीं होगा, है ना। तो वापस से सिखों को अपने रियल वाले ओरिजिनेशन में वापस लाने के लिए जो मूवमेंट स्टार्ट की थी, सिंह सभा मूवमेंट, इसका उत्तर हो जाएगा। द फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर वाज फाउंड इन, ये सीधा प्रश्न आएगा आपको, ठीक है। चंदन नगर के रहने वाले हो, बहुत बढ़िया है। चलो, तो फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर जो है वो फाउट किया गया है, यानी लड़ा गया है। तो कब लड़ा गया? तो 1845 से 46 के बीच में लड़ा गया है, ये मैंने बता ही दिया है आपको। इसके अलावा आप देखिए कि सेकंड एंग्लो सिख वॉर जो है वो 1848 से 1849 के बीच में लड़ा गया, जिसके बाद तो लगभग सारा का सारा पंजाब डिसइंटीग्रेट करके ब्रिटिश राज ही बन गया था। फिर कोहिनूर की मैं बात करता हूँ। कोहिनूर हीरा जो है, आप देखिए कि अफगानियों से कहाँ पे आ गया था, सिख एम्पायर के पास आ गया था, है ना। तो महाराजा रंजीत सिंह ने अफगानियों को हराया और उनसे जो है कोहिनूर हीरा भी छीन लिया था। और यही बोला जाता है कोहिनूर जिसके पास रहेगा वो खत्म ही हो जाएगा। तो पंजाब से फिर जो कोहिनूर हीरा दिलीप सिंह से, एक तरह से, है ना, लास्ट रूलर से किसने ले लिया? अंग्रेजों ने ले लिया। और सुख से देखिए आज भी अंग्रेजों के पास है, और आज हालात देख लीजिए अंग्रेजों के, पूरे दुनिया पे कब्जा करने वाले अंग्रेज आज कहीं दिखाई नहीं दे रहे, है ना, कुछ नहीं उनके पास, खत्म, वो हो गया उनका काम तमाम। तो कोहिनूर डायमंड वाज सरेंडर टू द ब्रिटिश क्राउन आफ्टर विच वॉर? तो ये किस वॉर के बाद हुआ था? तो आप देखिए सेकंड एंग्लो सिख वॉर में जो है ये कोहिनूर डायमंड वापस से अंग्रेजों के पास चला जाता है, ठीक है।
हु लेड द बैटल ऑफ प्लासी ऑन बिहाफ ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। तो ये मैंने आपको हमेशा बताया कि ब्रिटिशर्स कौन युद्ध कर रहा था वो भी आपको पता होना चाहिए, और इधर से युद्ध कौन कर रहा था वो भी। तो यहाँ पे रॉबर्ट क्लाइव आ जाएगा इसका उत्तर, हु लेड द बैटल ऑफ प्लासी में, ठीक है। हु अमंग द फॉलोइंग लेड द बैटल ऑफ बक्सर ऑन बिहाफ ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। तो ये हो जाएगा आपका हेक्टर मुनरो के बारे में मैंने बताया था, है ना। तो आप जल्दी से जितने भी लोग देख रहे हैं, एक बार मेरे को फटाफट से आप लोग जितने भी हैं कमेंट करके बताओ कि बैटल ऑफ बक्सर कब हुआ था। एक सेकंड रुक जाओ, मेरी एक अर्जेंट कॉल है, कुछ मेरे को करना है। आप जल्दी से मेरे को इतने बताओ, ठीक है। बताओ, इसका बताओ जल्दी से कि बैटल ऑफ बक्सर कब हुआ, ठीक है, कब हुआ, जल्दी से बताओ, आप ही लोग बताओगे। हेक्टर मुनरो इसका उत्तर हो जाएगा। चलो, बैटल ऑफ बेदारा वॉज फोर्ट बिटवीन द ब्रिटिश आर्मी एंड द डच आर्मी। ये आज भी मैंने बताया, इसी को ही बैटल ऑफ चिंसूरा या फिर बैटल ऑफ बेदारा भी बोला जाता है। तो ये कब हुआ है? 1759 में हुआ है, ये आप ध्यान रखिएगा। बताया किसी ने? कैमियो सुमित ने एकदम से सही बताया, द्वाइपयन ने भी सही बताया है, दोनों ने बिल्कुल सही बताया, दोनों बच्चों ने। 1764 में जो है बैटल ऑफ बक्सर होता है, ये आप ध्यान रखिएगा। यही वो बैटल है जिसके अंदर ट्रीटी ऑफ अलाहाबाद भी हो रही है। मीर कासिम, शुजाउद्दौला, शाह आलम टू एक साइड है, और मुनरो और रॉबर्ट क्लाइव एक साइड है, युद्ध हो रहा है, ये वही है, ठीक है दोस्तों। चलो, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर डिड जापान इन्वेड इंडिया रिजल्टिंग इन द बैटल ऑफ इम्फाल। तो जापान ने जब इंडिया पे इन्वेजन करने की कोशिश की है और इम्फाल को अपने कब्जे में लिया है, वो है 1944 का टाइम। ये भी पूछा गया, पिछले 2 सालों के अंदर ये कभी क्वेश्चन आया है, ध्यान रखना। बैटल ऑफ बेदारा का तो मैंने बता ही दिया है आप लोगों को, और क्या रह गया यहाँ, आगे बढ़ते हैं ना। हाँ, बैटल ऑफ सवल्ली 1612 में जो हुआ है, तो ब्रिटिश फोर्ट अगेंस्ट था। ये एक्चुअली में ब्रिटिशर्स और पोर्टुगीज के बीच में लड़ाई झड़प हुई है। देखो 1612 का टाइम मैं बता रहा हूँ, लगभग 1611 के आसपास। यहाँ पे ये अपनी फैक्ट्री बना रहे हैं, जहांगीर परमिशन दे रहा है थॉमस रो को, है ना, बनाने के लिए। और मैंने क्या बोला था कि ये जो ब्रिटिशर्स हैं ये इस तरफ कब्जा करने की कोशिश तो कर रहे हैं, सूरत में बना रहे हैं फैक्ट्री, इस तरफ कब्जा करने की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन पोर्टुगीज इनकी दाल नहीं गलने दे रहे थे। लड़ाई झगड़ा हुआ है, ये वही लड़ाई झगड़ा है जिसको बोला गया है बैटल ऑफ सवल्ली, जिसमें पोर्टुगीज ने इनकी पिटाई की, है ना। तो आप बोलेंगे कि पोर्टुगीज के साथ इनका युद्ध हुआ है। फिर अल्टीमेटली यहाँ पे फ्रेंच का कब्जा था, तो इन्होंने जो है बंगाल से फिर अपनी शुरुआत की कैंपेन की, ये आप बोल सकते हैं। हु वॉज द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल ड्यूरिंग द थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर। तो थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर पे जो है कॉर्नवालिस था। मैंने ये तो आपको बता ही दिया भाई, आज ही तो बताया है मैंने। इन विच ईयर वॉज द सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर फॉट बिटवीन किंगडम ऑफ मैसूर एंड ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। आप देख रहे हो मैसूर का वॉर बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से हर साल क्वेश्चन आ रहे हैं और बार बार क्वेश्चन आ रहे हैं। तो ये जो है आपका 1780 से 1784 में हो गया सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर। इन द थर्ड कार्नाटिक वॉर, देखो कार्नाटिक वॉर से भी क्वेश्चन आया हुआ है कि ये बोला कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी डिफीटेड द फ्रेंच फोर्सेस एट द डैश इन 1760। तो कहाँ पे इन्होंने जो है हराया था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने फ्रेंच फोर्सेस को। तो मैंने आपको क्या बताया था कि जब थर्ड की बात करते हैं तो वंडी वाश का नाम आपको ध्यान रखना है। वंडी वाश में हुआ है ये बैटल, ठीक है, वंडी वाश में। तो यहाँ पे कहीं है वंडी वाश का, ये रहा, बैटल ऑफ वंडी वाश हो गया, डी इसका उत्तर है, ठीक है। हु साइंड द ट्रीटी ऑफ अलीनगर विद द ब्रिटिशर्स। तो ये जो अलीनगर की ट्रीटी है ये सिराज उद दौला ने इनके साथ डील की थी, ये आप ध्यान रखना, है ना। अली वर्दी खान से याद रखना, उन्हीं के वंशज है, अलीनगर की ट्रीटी यही कर रहे हैं, ऐसे याद रखेंगे। बैटल ऑफ प्लासी वॉज 14। तो बैटल ऑफ प्लासी जो है 1757 में हुआ, सिराज उद दौला हारे हैं जिसके अंदर। फिर बैटल ऑफ कन्नौज की बात करें, ये किसके बीच में हुआ है, तो जल्दी से कमेंट करके बताओ कि बैटल ऑफ कन्नौज जो है और चौसा जो है किसके बीच में हुआ। दोनों बैटल इंपॉर्टेंट है ना। तो ए वाला जो है वो 1540, मतलब ये जो है इसको आप ऐसे याद रखेंगे, सी और के। सी का मतलब है चौसा, सी के, ठीक है, सी के, और ये के का मतलब है कन्नौज। अब सी के से याद रखेंगे तो ऑब्वियस ही बात है ये पहले होगा ये बाद में होगा, तो ये 1540 में हो जाएगा और ये 1539 में हो जाएगा। किस किस के बीच में होगा? हुमायूं वर्सेस शेरशाह सूरी, शेरशाह सूरी, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। फर्स्ट कार्नाटिक वॉर वॉज फोर्ट बिटवीन डैश, किसी ने बताया, किसी ने बताया उसका उत्तर, किसी ने ना बताया। फर्स्ट कार्नाटिक वॉर वाज फॉट बिटवीन डैश एंड द डैश। तो पहला कार्नाटिक वॉर किस किस के बीच में हुआ है? तो मैंने आपको हमेशा बताया कि एंग्लो फ्रेंच वॉर थे ये सारे के सारे कार्नाटिक वाले, यानी ब्रिटिशर और फ्रेंच के बीच में हो रहे थे। क्यों हो रहे थे कारण भी बता दिया है मैंने। इन विच ईयर वाज द बैटल ऑफ वंडी वाश फॉट। तो बैटल ऑफ वंडी वाश 1761 के या 60 के आसपास में है, ये रहा, ठीक है। और यही टाइम में आप देखो कि मराठास के साथ युद्ध कर रहा है अब्दाली 1760-61 के आसपास ही, है ना। तो वो जो है नॉर्थ में हो रहा है सब, और ये जो चीजें हो रही है साउथ में हो रही हैं, ठीक है। तो कंफ्यूज मत करना कि ये क्या हो रहा है, साउथ में अलग गेम चल रही है, नॉर्थ में अलग गेम चल रही है, ठीक है जी। चलिए ये हो गया।
द बैटल ऑफ चौसा वॉज फोर्ट बिटवीन हुमायूं एंड शेरशाह सूरी ऑन 26 जून ऑन द ईयर। तो चौसा का अभी मैंने सी के से आपको बताया है ना, तो के जो है 1540 में हुआ है और सी जो है 1539 में हुआ है। तो आप मेरे को बताओ क्या पूछा है इसने, चौसा के बारे में पूछा है, तो 39 आ जाएगा, ये रहा बी उत्तर है। वेन वॉज द बैटल ऑफ तुकाराय फोर्ट, तो तुकाराय फोर्ट जो है ये हुआ है आपका 1575 में। किसके टाइम का है ये, अकबर के टाइम का है, और किसके साथ हुआ, बंगाल की सल्तनत के साथ हुआ, बंगाल सल्तनत के साथ हुआ है, ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। बैटल ऑफ करनाल इन 1739, ये क्या मैंने नादिर शाह और मोहम्मद शाह वाला बता रखा है आपको, आप याद कीजिए। नादिर शाह जो है यहाँ से कितना लूटपाट करके गया है, 70-80 करोड़ का खजाना लेके गया था, आप याद कीजिए। मैंने बताया था मयूर सिंहासन जो शाहजहाँ का, वो भी उठा के ले गया, कोहिनूर हीरा भी उठा के लेके गया था यहाँ से, ये वही टाइम है। तो बैटल ऑफ करनाल वाला जो मैंने आपको पूरा किस्सा समझाया था, मोहम्मद शाह रंगीला के टाइम का है। Who among the following was killed by छत्रपति शिवाजी in the battle of प्रतापगढ़, तो बैटल ऑफ प्रतापगढ़ में जो अफजल खान को हराया था इन्होंने, है ना, आदिल शाही डायनेस्टी का जो जनरल था अफजल खान, उसको हराया था। ट्रीटी ऑफ सगोली वो साइंड बिटवीन ब्रिटिश एंड, तो सगोली की ट्रीटी जो है वो गुरखाज और ब्रिटिश के बीच में हुई थी, ये आप ध्यान रखिएगा। टीपू सुल्तान एंड ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी साइंड द ट्रीटी ऑफ मंगलोर इन द ईयर। अब मैंने क्या बताया आपको, एंग्लो मैसूर वॉर बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें कोई भी ट्रीटी कब हो रही है, किसके बीच में हो रही है, क्या हो रहा है वहां, पूरा ईयर बाय ईयर आपको पता होना चाहिए, डायरेक्ट ईयर पूछता है इसके, ठीक है। तो ये 1784 में हो, ये याद रखना आप, सीधा सीधा ईयर ही पूछेगा। इसके बाद इन विच ईयर वाज द बैटल ऑफ गोवा फोर्ट, तो बैटल ऑफ गोवा जो है वो 1510 में हुआ है, ये आप ध्यान रखना। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत वाज 14, तो तीसरा बैटल जो है पानीपत का वो किस किस के बीच में हुआ है, मराठास वर्सेस अब्दाली के बीच में, ठीक है। अहमद शाह दुरानी बोल दे या फिर अब्दाली बोल दे, एक ही बात है, दुरानी एम्पायर ही था उसका पूरा का पूरा। बैटल दैट लेड द फाउंडेशन ऑफ मुस्लिम डोमिनेशन इन इंडिया वॉज, तो कौन से बैटल जो है एक टर्निंग पॉइंट रहा भारत के अंदर, जिसके बाद पूरा का पूरा जो है मुस्लिम एम्पायर, है ना, अगेन जो है भगवे से हरा रंग हो गया था भारत के अंदर अगर देखा जाएगा। तो बैटल ऑफ सेकंड बैटल ऑफ तराइन है, जिसके अंदर जो है पृथ्वीराज चौहान हारते हैं और घोरी जो है अपने सभी कमांडर्स को छोड़ देता है, जाओ और इसको रंग दो, उसके बाद ही तो दिल्ली सल्तनत की शुरुआत होती है, नहीं तो दिल्ली सल्तनत कहाँ थी, ना मुगल एम्पायर था ना दिल्ली सल्तनत थी। तो ये इसीलिए एक टर्निंग पॉइंट था। अगर अपनी सिक्योरिटी का ध्यान रख लेते पृथ्वीराज चौहान तो बहुत बढ़िया रहता, लेकिन नहीं रखा तो अब उसका एवज जो है पूरे भारत को भुगतना पड़ा है। फ्रेंच जनरल हु वाज डिफीटेड इन दी वॉर ऑफ वंडी वॉश इन 1760, तो आप मेरे को बताइए कि मैंने लाली के बारे में आपको बताया था और मैंने बोला था इसी को लोगों ने फिर पत्थर मार मार के इसको पेला था, तो काउंट डी लाली है ये, इसी को तो हराया था अंग्रेजों ने। हु वाज द रूलर ऑफ दिल्ली ड्यूरिंग द बैटल ऑफ बक्सर, तो बक्सर का बैटल 1764 का बैटल है, और दिल्ली का रूलर कौन था, मैंने आपको क्या बताया नहीं, शाह आलम, सॉरी शाह आलम नहीं है, शाह आलम 2 है। ये देखो यही कंफ्यूजन ये पैदा करते हैं, यहाँ शाह आलम लिख दिया या शाह आलम 2 लिख दिया, यही ऑप्शन थे पेपर में, ये आ जाएगा उत्तर, ये नहीं आएगा, ठीक है। शाह आलम लिखा है तो उसका मतलब 1 हो जाएगा और ये 2 है, तो 2 वाला उत्तर है। बिल्कुल बहुत बढ़िया आप लोग बता रहे हैं, अनुराग बहुत बढ़िया, द्वैपायन बहुत सही है, तुषार का सही, ट्रेंडिंग वर्ल्ड का भी सही, बहुत शानदार सही उत्तर बता रहे हो, ठीक है। चलो तो अच्छा यही क्वेश्चन थे। चलो इसके अलावा जितने भी लोग अगर कोई भी पेड कोर्स में जाना चाहता है तो वहाँ मैंने यही सेशंस जो है पूरे डिटेल में पढ़ाया है, हर चीज़ को बहुत डिटेल में पढ़ा रखा है। तो आप ये वाला कोर्स ले सकते हो, जीके का रामबन 2.0 बैच है, ये प्री प्लस मेंस के लिए बैच रहेगा, हर चीज़ यहाँ पे कवर रहेगी। अभी मैंने बहुत सारा कंटेंट नया बना लिया है, तो केमिस्ट्री का नया कंटेंट यहाँ पे आने वाला है, बहुत जल्द ही अपलोड हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे देखिए अलग अलग कूपन कोड है, राम कूपन कोड यूज़ कर लीजिए या फिर BASANT बसंत कूपन कोड यूज़ कर लेंगे तो आपको ऑफ मिल जाएगा। अब जब जाएंगे जीवी कक्षा ऐप पे तो आपको दिख जाएगा कूपन कोड, डायरेक्ट क्लिक करना, उससे ऑफ हो जाएगा, ठीक है। और इसके अंदर एक नई चीज़ दे रहे हैं, जैसे बहुत सारे बच्चे टेक्स्ट बुक का पास नहीं अफोर्ड कर सकते हैं, 500-1000 रुपये का पास नहीं ले सकते हैं, इसी में इनबिल्ट कर दिया मैंने वो पास भी, है ना। तो एक तरह से इफेक्टिवली देखा जाए तो आपको किसी का टेस्ट पास लेने की जरूरत नहीं, यहीं पे आपको टेस्ट पास मिल जाएगा। रेलवे के क्वेश्चन सारे के सारे प्रीवियस ईयर के उसमें मिल जाएंगे, आपको SSC के मिल जाएंगे, जितने भी आपके कोई स्टेट एग्जाम के हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन आपको इसी टेस्ट पास में इसमें मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये मैंने कंप्लीट एक पैकेज ही बना दिया है ताकि आपको एक वन स्टॉप सोल्यूशन मिल जाए, भटकना पड़े ही ना आपको। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि आपको ये सारे के सारे नोट्स ना बनाने पड़े और डायरेक्टली ये सारी कहानियां कहीं लिखित रूप में मिल जाए, तो ये किताबें हैं हमारी हिंदी इंग्लिश में, है ना। तो ये जो बुक्स हैं आप ले सकते हैं, इनके अंदर मैंने डिटेल में सारी की सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से शानदार तरीके से पढ़ा रखा है। एक बार मैं अभी आपके कमेंट्स भी ले लूँगा, अगर मैं ये दिखाऊँ तो ये देखो, ये इस तरीके से आपको दिखेगा, है ना। ये देखो ये पूरे मैप्स बना के कि एडवेंट ऑफ यूरोपियन कैसे क्या हुआ, बहुत सारे ऐसे फैक्ट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। ये देखिए ये सारे मैंने डिटेल में आपको यहाँ पे समझाए हैं, तो वो आप इस किताब में देख सकते हैं। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लाइक शेयर सपोर्ट फुल रखिए। ओके गाइज, बाय बाय, टेक केयर, सी यू, लव यू ऑल।